हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे और जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो एक और शानदार जानदार लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम शुरू करने वाले हैं बच्चों आपका नया चैप्टर, जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, और आज होगा इसका लेक्चर 1, जिसके अंदर हम आपको एनिमल टिश्यूज पढ़ाएंगे और इसके अंदर शुरू कर देंगे आज हम आपका एपिथेलियल टिश्यू, और देखते हैं कितना हम जो है इसे पढ़ा पाते हैं। ठीक, तो आज का जो है हमारा ये जो है टारगेट रहने वाला है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, सुनना जरा। अगर आप अपनी नई एनसीईआरटी को देखोगे, ठीक, जो 2026 में आपका जो पेपर आने वाला है, तो अब जो एनसीईआरटी आपके पास 2025 वाली, उसके अंदर आप देखोगे कि आपको एनिमल टिश्यूज के बारे में नहीं दे रखा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, आपके सिलेबस का पार्ट है वो। आपके जो है बच्चों पेपर में पूछा जाएगा उनसे सवाल, आप समझ रहे हो। तो आपको एनिमल टिश्यूज छोड़ना नहीं है, आपको फ्रॉग भी पढ़ना है, आपको कॉकरोच भी पढ़ना है। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर जो है पुरानी एनसीईआरटी की पीडीएफ डाल ली है। आपके पास जो नई एनसीईआरटी है आप उसे अपने पास रखिए, कोई पुरानी एनसीईआरटी नहीं खरीदेगा। जिसको चाहिए उसको मैंने वहां डाल दी, और वहां से वो क्या करेगा, उसको प्रिंट आउट निकलवा लेगा उसका। ठीक, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है ओल्ड एनसीईआरटी जो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स की आपको मिल जाएगी। और आपको एनिमल टिश्यूज पढ़ने हैं, यानी कि आपको एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, सारे के सारे टिश्यूज जो हैं आपको पढ़ने हैं। तो चलो शुरू करें आज का लेक्चर, चलो आओ। और टेलीग्राम चैनल पर आप पहुंचोगे कैसे, तो देखो आपको यहाँ पर क्यूआर कोड दिख रहा होगा, स्कैन करो, पहुंच जाओगे। ठीक, नहीं तो जो है आप हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पर आपको जो है लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की। ठीक, चलो आओ देखो, अब हम जो है आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो देखो, क्या मैं आपको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पहले भी बता चुका हूं? हाँ, बता चुका हूं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में मैंने आपको बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि भैया जो सबसे छोटी यूनिट है जिससे एक बड़ा सा बड़े शरीर मिलकर बना है, वो है आपका एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलकर बना है, वो है आपका बच्चा सेल। जब सेल्स मिलती हैं तो वो मिलकर बनाती हैं टिश्यूज, जब टिश्यूज मिलते हैं तो वो मिलकर बनाते हैं ऑर्गन, और जब ऑर्गन मिलते हैं कई सारे तो बनके बनाते हैं बच्चा आपका ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास स्टोमक है, पेनक्रियाज है, इंटेस्टाइन है, बताओ लिवर है, गॉल ब्लैडर है, बिल्कुल है सर। तो ये सारे के सारे मिलके आपका बच्चा डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। सारों का एक कॉमन गोल है, क्या है, ये जो फूड आ रहा है उसका डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन करना है, समझ रहे हो। तो जब जो है इस तरीके से जो है बच्चों आपको ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलता है, और जब कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं, जैसे डाइजेस्टिव, ब्रीथिंग वाला आपका सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी आपका सिस्टम हो गया, लोकोमोशन एंड मूवमेंट आपने चैप्टर पढ़ा था जिसके अंदर आपने मसल्स के बारे में पढ़ा था, तो मिलके क्या कराई थी, मूवमेंट कराई थी। यानी कि जब इतने सारे ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तब जाके एक ह्यूमन बॉडी का जो है क्या होता है बच्चा आपका फॉर्मेशन होता है। और आपको पता होना चाहिए कि जो ह्यूमन बॉडी है वो बिलियंस ऑफ सेल से मिलके बनी है। ठीक, तो चलो आओ देखो, अब आप यहां पर क्या लिखोगे, आप यहां पर लिखोगे बच्चों स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। जरा देखिए ध्यान से, देखो। तो इसके अंदर आप क्या लिखोगे, जो सबसे छोटी यूनिट है जिससे मिलके सारी चीजें बनी है वो है सेल। सेल मिलके बना रही है आपका टिश्यूज। अभी टेंशन मत लेना, टिश्यूज की डेफिनेशन भी बताऊंगा, ठीक, और ऑर्गन सिस्टम की भी बताऊंगा। सेल हो गया आपका बच्चा मिलके बना है टिश्यू, टिश्यूज मिलके बना रहे हैं आपके बच्चा ऑर्गन, और ऑर्गन मिलके बना रहे हैं आपका ऑर्गन सिस्टम। एक मिनट, इसे थोड़ा सा नीचे लेना होगा। चलो, टेक्नोलॉजी का फायदा उठाया गया। अब जो है अब हम वापस से लिखते हैं, आइए देखिए, ऑर्गन सिस्टम। और जब कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो हम ह्यूमन बींग्स का फॉर्मेशन होता है। तो क्या आपको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन समझ में आया, आ गया? चलो अब देखो जरा, अब थोड़ी सी हम सेल के ऊपर बात करते हैं। वैसे तो ये सारा बहुत बेसिक है जो कि मैंने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में भी आपके साथ डिस्कस करा था। ठीक, अब देखो, जो ऑर्गेनिज्म होता है ना, या तो वो यूनिसेलुलर है या फिर बच्चा वो आपका क्या है, मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर, यूनि का मतलब होता है वन, सेलुलर मतलब सेल, यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक सेल है, यानी कि सिंगल सेल प्रेजेंट है। सर क्या ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं? बिल्कुल होते हैं बेटा। आपका अमीबा हो गया, आपका पैरामीशियम हो गया, ये यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल से मिलके आपके क्या है, बने हुए हैं।
अब ये सिंगल सेल है, आपके उनमें एक सवाल आता है, सर हम काफी सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, हम खाना भी खाते हैं, ब्रीथिंग भी करते हैं, एक्सक्रीशन भी करते हैं, और भी सारी चीजें कर रहे हैं, क्या एक सिंगल सेल जो है क्या इंडिपेंडेंट लिविंग शो कर सकती है? बिल्कुल बच्चा, एक सिंगल सेल जो है इंडिपेंडेंट लिविंग शो कर सकती है, यानी कि वो जो एक सेल है वो सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रही है, बट नेसेसरी फंक्शंस। जैसे कि अब मैं आपके ऊपर एक एग्जांपल देता हूं, अगर आपके पास आपकी मंथली इनकम सपोज करो जो है एवरेज से कई ज्यादा है, तो आप तरह तरह की चीजें करोगे, आप जो है बेसिक तो आप करोगे करोगे, खाओगे पियोगे और जो है कपड़े पहनोगे, इसके अलावा आप घूमने जाओगे अलग अलग जगह पर। बट अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक पे मिले तो आप क्या करोगे? जो नेसेसरी एक्टिविटीज हैं वो करोगे। तो सेम वे में जो यूनिसेलुलर होते हैं वो सारे के सारे नेसेसरी फंक्शंस परफॉर्म आपके करते हैं। अब जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास कई सारी सेल्स हैं, वो तो बेटा सारे तरह के फंक्शन ही आपका क्या कर लेता है? परफॉर्म आपका कर लेता है। अब देखो इनके पास कई सारी सेल है, वहां तो एक ही सेल थी तो उसी को सारे काम करने थे, अब यहाँ कई सारी सेल है, और जब कई सारी सेल होती है तो बच्चा आपको देखने को मिलता है डिवीजन। जैसे कि अब सपोज आप कहीं भी जाओ, किसी फैक्ट्री में जाओ, अगर शुरुआत किसी कंपनी की हो रही है और 4 से 5 लोग हैं तो सारा काम कर रहे होंगे, समझ रहे हो? वो सारा का सारा काम कर रहे होंगे, बट जैसे जैसे थोड़ा काम बढ़ता है, लोग जुड़ना शुरू होते हैं, तो क्या होता है? डिवीजन हो जाता है कि भैया तू नोट्स बना दियो। सपोज करते हैं हम कोई एडटेक कंपनी की बात कर लेते हैं कि भैया एक नोट्स बनाने वाली टीम, नोट्स तो मतलब टीचर ही बना रहा है, क्वेश्चन बनाने वाली टीम अलग बैठी है, समझ रहे हो? पीपीटी बनाने वाला बंदा अलग बैठा है, ऑपरेटर अलग बैठा है। तो आप देख रहे हो किस तरीके से डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। सेम वे में जो मल्टी सेलुलर होता है उसके पास भी आपको डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है, यानी कि वो क्या करते हैं? अपने काम को डिवाइड कर लेते हैं। ठीक, तो चलो आओ ये बात और लिख देते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पर आप क्या लिखोगे? नेक्स्ट स्लाइड पर आप लिखोगे जो ऑर्गेनिज्म है, जो आपका ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? वो जो है आपको यूनिसेलुलर भी हो सकता है और वो मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। देखो, यूनिसेलुलर और आपका हो गया मल्टी सेलुलर। ये चैप्टर पढ़ने में आपको मजा आएगा, और एग्जाम्पल भी सारे के सारे आपको जो है, अब सिर्फ एग्जाम्पल की बच्चों आपके साथ रिकॉलिंग होगी, समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि मैं आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरी पढ़ा चुका हूँ। जनरली टीचर्स क्या करते हैं, जो कि अपनी जगह वो भी बिल्कुल सही है, ठीक, मैं भी अगर होता तो मैं भी पहले यही चैप्टर पढ़ाता आपको। वो क्या करते हैं, पहले स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाते हैं, उसके बाद ह्यूमन फिजियो शुरू करते हैं, ठीक है? बट हमने थोड़ा उल्टा करा, हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरी की पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी आपको पहले पढ़ा दी और ये बाद में पढ़ा रहे हैं। तो अब सारे के सारे एग्जाम्पल्स आपकी आंखों के आगे होंगे क्योंकि आप पहले भी इनको पढ़ चुके हैं। तो देखो भैया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है? सिंगल सेल प्रेजेंट, यानी कि इनके पास प्रेजेंट होती है सिंगल सेल ही है भैया इनके पास, और जितने भी सारे नेसेसरी फंक्शंस हैं वो सारी की सारी ये क्या कर रही है बच्चा? आपके परफॉर्म कर रही है। तो आप यहाँ पर क्या लिख लोगे? आप लिख दोगे यहाँ पर परफॉर्म ऑल नेसेसरी फंक्शन। तो आप यहाँ पर लिखोगे परफॉर्म ऑल नेसेसरी फंक्शन, परफॉर्म ऑल नेसेसरी फंक्शन, परफॉर्म ऑल नेसेसरी फंक्शंस। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल देख लो, सिंगल सेल के अमीबा हो गया भैया, पैरामीशियम हो गया, अमीबा, पैरामीशियम, ठीक। अरे यार ये क्या हो गया, 1 मिनट दो। पैरामीशियम। अब देखो जरा यहाँ पर मल्टी सेलुलर, यानी कि कई सारी सेल्स प्रेजेंट है, तो मैं लिख सकता हूँ मैनी सेल्स प्रेजेंट, मैनी सेल्स प्रेजेंट, ठीक। और यहाँ पर कई सारी सेल्स, पहले एग्जांपल लिख देते हैं चलो। तो इसका एग्जांपल जैसे कि हाइड्रा हो गया, हाइड्रा भी छोड़ो, आप डॉग ले सकते हो, एनसीईआरटी में दे रखा हाइड्रा, इसलिए मैं यहाँ पर हाइड्रा लिख देता हूँ। नहीं तो आप डॉग ले सकते हो, आप ह्यूमन बींग ले सकते हो, मल्टी सेलुलर है सारे के सारे। और अब तो आपने जो है प्लांट किंगडम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी पढ़ रखा है, तो आपको तो अच्छे से पता है कौन सा किंगडम यूनिसेलुलर है, कौन सा आपका क्या है, मल्टी सेलुलर है। ये सारी बातें आप जानते हैं, कौन सा यूकैरियोट है, कौन सा प्रोकैरियोट है, एग्जांपल्स भी आपको याद है। और यहां पर आप क्या लिखोगे? ये क्या शो करते हैं? ये एग्जिबिट करते हैं आपका डिवीजन ऑफ लेबर, एग्जिबिट डिवीजन ऑफ लेबर, एग्जिबिट डिवीजन ऑफ लेबर।
इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है बच्चा वर्क इज डिवाइडेड, आपका जो काम है वो क्या है, डिवाइडेड है। तो आप यहाँ पे लिख लोगे वर्क इज डिवाइडेड, यानी कि इन्होंने अपना काम क्या कर रखा है, एक दूसरे में बांट रखा है कि भैया तू ये काम कर ले, तू ये काम कर ले। जैसे कि हमारे शरीर का एग्जांपल ले लो, भैया ये सेल्स तो डाइजेशन में काम करेंगी, ये सेल्स सर्कुलेशन में मदद करेंगी, समझ रहे हो? देखो अब आप क्या करो, अब आप क्या करोगे बच्चों, यहाँ पर इसको पॉज करोगे और जो है क्या करोगे, आप इसको नोट डाउन कर लोगे। इसके बाद मैं आपको टिश्यूज की डेफिनेशन बताता हूँ। पॉज कर लिया, हो गया नोट डाउन, नोटेड। चलो देखो, अब देखो जरा हम टिश्यूज की बात करते हैं। तो टिश्यूज आपका क्या होता है, आपको ये बात पता है कि टिश्यूज भैया सेल से मिलकर बनता है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं भैया कोई सी भी सेल आके टिश्यू बना के चली जाएगी, नहीं बेटा। तो टिश्यू की डेफिनेशन जरा ध्यान से सुनना। टिश्यू एक्चुअली में होता क्या, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होता है बच्चा, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जिनका ओरिजन भी सेम होता है। सर ये ओरिजन क्या भला है बच्चा, मैं आपके साथ कितनी बार डिस्कस कर चुका हूं। ओरिजन बेटा जर्म लेयर्स, याद करो, आज मैं आपको बताऊंगा भी कि किस तरीके से कब ये जर्म लेयर फॉर्म हो रही है, समझ रहे हो? तो आपको पता है जो है तीन जर्म लेयर्स होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, ठीक। अब कोई जो ग्रुप बेटा टिश्यू बन रहा है, यानी कि जो सेल्स हैं वो सिमिलर होंगी और उनका ओरिजन भी सिमिलर होगा, यानी कि अगर एक सेल एक्टोडर्मल है तो वो सारी की सारी उस टिश्यू की सेल्स क्या होंगी, एक्टोडर्मल होंगी, ठीक। इसके अलावा उनके बीच में प्रेजेंट होता है बच्चा कुछ सब्सटेंसेस, जिसको आप कहते हो इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस या फिर मैट्रिक्स, और ये सारी की सारी मिलके एक जो है स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, तब हम इसको कहते हैं आपका टिश्यू। क्या आपको समझ में आई टिश्यू की डेफिनेशन क्या है? यानी कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जिनका ओरिजिन आपका सेम है और वो जो है एक स्पेसिफिक फंक्शन को क्या करती है, परफॉर्म आपका करती हैं, उसको हम कहते हैं बच्चों आपका टिश्यूज। अभी आप देखोगे टिश्यूज, एपिथेलियल का बेटा अपना अलग फंक्शन है, कनेक्टिव का अपना फंक्शन है, मस्कुलर का फंक्शन आप जानते हो, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में मदद कर रहा है। देखो मस्कुलर और न्यूरल दोनों के दोनों टिश्यूज आप अच्छे से जानते हो, ठीक है। जो कुछ यहाँ एक्स्ट्रा दे रखा होगा वो हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक। न्यूरल का आप जानते हो, न्यूरल टिश्यू का काम क्या होता है आपका बेटा, कोऑर्डिनेशन करना, ठीक। अब देखो आप यहाँ पर टिश्यू की डेफिनेशन लिखोगे, आप यहाँ पर इस तरीके से एरो बनाओगे और टिश्यू की डेफिनेशन लिखोगे। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, आप यहाँ पर लिखोगे ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, आप लिखोगे बच्चों ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, और ब्रैकेट में लिखोगे जिनका बेटा कॉमन ओरिजिन है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जिनका क्या है आपका कॉमन ओरिजिन। कॉमन का मतलब है बच्चा सेम, कॉमन ओरिजिन जिनका है आपका बच्चा कॉमन ओरिजिन, यानी कि जो पर्टिकुलर टिश्यू है वो आपका जो है क्या है, सेम टाइप का ओरिजिन शो कर रहा है, ठीक। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ऐसी सेल्स जिनका ओरिजिन जो है बच्चों आपका वो सेम है, वो मिलकर बनाती है आपका टिश्यू। जरा देखो, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जिनका along with intercellular substances, along with intercellular substances perform specific function, जो कि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करे, परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, उसको हम कहते हैं आपका टिश्यूज। तो जरा डेफिनेशन को एक बार फिर से देखो, यानी ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जिन, और जो सेल्स है उनके बीच में आपका क्या प्रेजेंट है बेटा, इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस प्रेजेंट है और वो परफॉर्म करते हैं कि स्पेसिफिक फंक्शन, उसको हम कहते हैं टिश्यूज। चलो आओ डायग्राम से बताता हूं तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये सेल्स समझना, ये दिख रही है, ये सेल्स हो गई, देखो। और इसके बीच अब मैं आपका बना देता हूं सब्सटेंस, ये दिख रहा है, देखो ये देखो सेल्स के बीच का, इंटर का मतलब क्या होता है बेटा, बिटवीन, इंटर का मतलब क्या होता है, बिटवीन, बिटवीन सेल्स का जो सब्सटेंसेस होता है। तो ये आपको क्या दिख रही है, ये मुझे दिख रही है बच्चा सेल्स, या फिर आप इस तरीके से लिख दो कि भैया दोनों मिला के क्या है, सिमिलर सेल्स हैं जिनका ओरिजिन क्या है बच्चा आपका सेम है, सिमिलर सेल्स। और ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है इंटरसेलुलर सब्सटेंस, इंटरसेलुलर सब्सटेंस, या फिर आप इसी को कहते हो मैट्रिक्स, या फिर आप इसी को कहते हो बच्चा मैट्रिक्स। बताओ क्या आपको समझ में आया या नहीं आया यहां तक, कि भैया टिश्यूज क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होते हैं जिनका ओरिजिन सेम है और जो है बच्चा वो क्या है आपका और उनमें क्या
क्या वहां पर प्रेजेंट है, इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ऐसे को हम कहते हैं बच्चा आपका टिश्यूज। तो देखो अब आप, मैं हटता हूं, आप क्या करोगे बच्चा, यहाँ पर इसको पॉज करोगे और नोट डाउन कर लोगे। इसके बाद जो है मैं थोड़ी सी बात आपसे ओरिजिन से रिलेटेड करूंगा आपके साथ, आपको थोड़ा समझ में तो आइए ओरिजिन नाम की बला क्या है। ठीक, आओ देखो, अब जरा ध्यान से आप देखिएगा। वैसे तो मैंने काफी बार बता रखा है बट एक और बार देखो, चलो आओ। ओरिजिन, एक बात बताओ, आपका फॉर्मेशन कैसे हुआ, आप कैसे बने? क्या पापा के पास, पापा ने एक गैमीट दिया, क्या मम्मी ने एक गैमीट दिया? हाँ, पापा ने दिया बच्चा आपका स्पर्म, जिसके पास थे 23 क्रोमोसोम्स। मम्मी के पास था बेटा ओवम, जिसके पास थे 23 क्रोमोसोम्स। दोनों मिलते हैं तब जाके बेटा 46 क्रोमोसोम, यानी कि 2n इक्वल्स टू 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है, जिसको आप क्या कहते हो बच्चा, जाइगोट कहते हो। वो जाइगोट क्या करता है, फर्दर डिवीजन करता है। बेटा जाइगोट सिंगल सेल है, सिंगल से बेटा एक डिवीजन होगा तो कितनी बनेंगी, 2 सेल। 2 सेल में डिवीजन होगा तो कितनी बनेंगी, 4 सेल। 4 सेल में डिवीजन होगा तो कितनी बनेंगी, 8 सेल। 8 सेल में डिवीजन होगा तो बेटा कितनी बनेंगी, 16 सेल। 16 सेल में डिवीजन होगा तो कितनी बनेंगी बेटा, 32 सेल। और ये जो 32 सेल होती है बेटा, इसको कहा जाता है आपका ब्लास्ट्यूला। क्या कहा जाता है, 32 सेल स्टेज को कहा जाता है ब्लास्ट्यूला। और जो ब्लास्ट्यूला के बाद जो अगली स्टेज आती है उसको हम कहते हैं बेटा गैस्ट्रूला। और ये जो गैस्ट्रूला होती है ना, यहाँ पर आपको 3 लेयर्स का देखने को मिलती है बच्चा। एक देखने को मिलती है एक्टोडर्म, एक देखने को मिलती है मीजोडर्म, एक देखने को मिलती है बच्चा एंडोडर्म। और ये जो तीन है इनको कहते हैं बच्चा, तीनों की तीनों को कहते हैं जर्म लेयर्स। और ये जो जर्म लेयर्स हैं यही आगे जाके सारे के सारे टिश्यूज, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम बनाने वाली है ह्यूमन बॉडी का। यानी कि अब तक आपने काफी सारे ऑर्गन्स देखे कि भैया, जैसे हार्ट देखा था, उसका उसका क्या क्या था ओरिजिन, उसका ओरिजिन था बच्चा मीजोडर्मल इन ओरिजिन। याद आ रहा है आपको? तो आपने देखा ना किस तरीके से जो है बच्चा आपको ओरिजिन देखने को मिलता है। यानी कि यही वो 3 जर्म लेयर्स हैं जो आगे जाके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स बनाने वाली है, टिश्यूज बनाने वाली है, ऑर्गन सिस्टम बनाने वाली है। क्या आपको समझ में आ गया? बेहतरीन तरीके से बताएं हाँ या ना। एक बार बना के दिखा दूं, चलो आओ देखो। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, लिखना कुछ नहीं है, बनाओ चलो। तो इसको इस तरीके से बना लो, ये हो गया स्पर्म। ये किससे मीट कर रहा है, ये आपका मीट कर रहा है ओवा से। तो यहाँ पर लिख दो ओवम, चलो ओवम, और यहाँ पर लिख दो स्पर्म। स्पर्म क्या है आपका बच्चा, स्पर्म है आपका मेल गैमीट, मेल गैमीट। बाकी ह्यूमन रिप्रोडक्शन का इंतजार करो बेहतरीन तरीके से वहां पर, और मजा आएगा आपको बच्चा। ये हो गया बच्चा आपका फीमेल गैमीट ओवम। अब देखो, जैसे ही ये दोनों मिलेंगे तो आपका किसका फॉर्मेशन होगा, आपका फॉर्मेशन होगा बच्चा जाइगोट का। आपका बन जाएगा जाइगोट। और जाइगोट क्या सिंगल सेल है, बिल्कुल सिंगल सेल है। जाइगोट आपका क्या है, जाइगोट है बच्चा आपका सिंगल सेल। जाइगोट है आपका सिंगल सेल। अब होगा क्या, अब होगा बच्चा फर्दर डिवीजन। एक सेल से बनेंगी बेटा 2 सेल्स। देखो बना के दिखाता हूं, ये दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है आपको, 2 सेल। इसको आप कहते हो 2 सेल स्टेज। अब इसके बाद क्या होगा, फर्दर और डिवीजन होंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। अब मैं बना के नहीं दिखाऊंगा, मैं सीधे लिख रहा हूं भैया, नहीं तो कितनी सेल्स बनानी पड़ जाएंगी, 4 सेल स्टेज। वैसे इतना भी मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, मैं डॉट 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 करते हुए सीधे आ सकता था गेस्ट्रूला पर कोई ना। चलो देखो, इसके बाद बेटा फर्दर और डिवीजन होगा, उसके बाद आपको देखने को मिलेगी 8 सेल स्टेज। 8 सेल स्टेज। और फिर फर्दर डिवीजन होगा बच्चा 16 सेल स्टेज। 16 सेल स्टेज के बाद बच्चा आपका फर्दर और डिवीजन होगा, और आपको देखने को मिलेगी 32 सेल स्टेज। 32 सेल स्टेज, जिसको आप कहते हो ब्लास्ट्यूला, जिसको आप कहते हो बच्चों ब्लास्ट्यूला। 32 सेल स्टेज, जिसे कहा जाता है बच्चा ब्लास्ट्यूला। इस स्टेज को हम कहते हैं ब्लास्ट्यूला। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट स्टेज आती है बच्चा, उसको हम कहते हैं गैस्ट्रूला, जहां पर आपको तीनों लेयर्स देखने को मिलती हैं। क्या कहते हैं इसको, इसको हम कहते हैं गैस्ट्रूला। गैस्ट्रूला। ठीक, अब मैं तीनों लेयर्स आपको बना के यहां पर दिखा देता हूं, आओ चलो। कलर कौन कौन सा लिया जाए आपका, एक तो रेड ले लेते हैं। देखो, ये
चलो एक ले लेते हैं बच्चा आपका स्काई ब्लू। ये देखो, अब देखो, और ये ले लेते हैं हम इंडिगो। तीनों के तीनों आपको जो है कलर अलग अलग दिख रहे होंगे। देखो अभी आपको क्या दिख रहा है, ये तीन लेयर्स दिख रही हैं, देखो जरा ध्यान से। तो ये जो आपको सबसे बाहर जो आपको दिख रही है बच्चा, इसको आप कहते हो एक्टोडर्म। इसको आप कहते हो एक्टोडर्म। जो आपको ब्लू वाली दिख रही है बीच में, इसको आप कहते हो बच्चा मीजोडर्म। मीजोडर्म। और जो आपको सबसे अंदर दिख रही है इंडिगो वाली, वो है आपकी बच्चा एंडोडर्म। बेटा जरा समझने की कोशिश करना, एक्टो का मतलब होता है बच्चा बाहर, मीजो का मतलब होता है मिडिल में, एंडो का मतलब होता है अंदर। तो अपने आप ये बता रही है चीख चीख के भैया अपने बारे में। और ये तीनों की तीनों क्या हैं भैया, थ्री जर्म लेयर्स हैं। ये है आपकी थ्री जर्म लेयर्स। और यही जर्म लेयर्स क्या करती हैं, ये क्या करती हैं, these थ्री जर्म लेयर्स गिव राइज टू, आप लिखोगे बच्चा गिव राइज टू ऑल टिश्यूज। यही भैया आगे जाके क्या बनाएंगी, सारे के सारे टिश्यूज बनाएंगी, ऑर्गन्स बनाएंगी, एंड ऑर्गन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। और ऑर्गन सिस्टम बनाएंगी किसका बच्चा, आपका ह्यूमन बॉडी का। ऑर्गन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। बताओ आपको समझ में आया या नहीं आया, हाँ या ना। जरा देखो ध्यान से, मैंने आपको क्या समझाया, मैं हटता हूं। देखो मैंने आपको क्या बताया, ओरिजिन का मतलब क्या है, जरा यहां समझने की कोशिश करो। देखो स्पर्म और ओवम दोनों मिले, एक मेल गैमीट है एक फीमेल गैमीट है, दोनों ने मिलकर बनाई सिंगल सेल स्टेज, जिसको आप कहते हो बच्चा जाइगोट। इस प्रोसेस को क्या करें, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, दोनों का मिलना। और जो है उसके बाद बेटा फर्दर डिवीजन होंगे, टू सेल स्टेज आएगी, उसके बाद फोर आएगी, फिर एट आएगी, फिर 16 आएगी, फिर 32 सेल स्टेज आएगी, जिसको आप कहते हो बच्चा ब्लास्ट्यूला। जिसको आप क्या कहते हो, ब्लास्ट्यूला। और ब्लास्ट्यूला के बाद आती है नेक्स्ट स्टेज बेटा गैस्ट्रूला। और जो गैस्ट्रूला है वहीं पर आपको तीनों लेयर्स देखने को मिलती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, और बच्चा आपको देखने को मिलती है एंडोडर्म। क्या आपको समझ में आ गई तीनों लेयर, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। और ये जो तीनों तीनों जर्म लेयर्स हैं बच्चे, यही आगे जाके क्या बनाती हैं, सारे के सारे टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब जरा कॉमन ओरिजिन का मतलब आप समझना। पहले तो आप यहां पर इसको पॉज करोगे और नोट डाउन करोगे। कर लिया पॉज, देखो, और नोट डाउन हो गया। चलो आओ, अब मैं आगे बढ़ता हूं। जरा कॉमन ओरिजिन का मतलब समझना अब आप। देखो कॉमन ओरिजिन का मतलब क्या है, ऐसा करो नोट डाल के लिखो इस बात को। आप यहां पर डालो एक नोट, और जरा ध्यान से आप देखिएगा कॉमन ओरिजिन का मतलब क्या होता है। कॉमन ओरिजिन, तो देखो अब जरा मैं यहां पे लिखता हूं और फिर मैं आपको समझाता हूं। तो जो आप कोई भी पर्टिकुलर टिश्यू देखते हो, आप लिखोगे यहां पर बच्चा पर्टिकुलर टिश्यू विल बी ड्राइव्ड, पर्टिकुलर टिश्यू विल बी ड्राइव्ड फ्रॉम, particular tissue will be derived from same germ layer, from same germ layer। जैसे कि मैं इसका एग्जांपल आपको बता देता हूं, जैसे कि न्यूरल टिश्यू की अगर मैं बात करता हूं तो उसका ओरिजिन कैसा है, एक्टोडर्मल। क्या मैंने ये बात आपको पहले बता रखी है, बिल्कुल बता रखी है कि भैया जो न्यूरल टिश्यू है ये कैसा है, ये है बच्चा एक्चुअली में एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। तो आपको कॉमन ओरिजिन से क्या समझ में आया, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। भैया कॉमन ओरिजिन से आपको ये समझ में आया कि कोई भी अगर आपको पर्टिकुलर टिश्यू देखने को मिलता है, तो बच्चा वो एक जो है सेम जर्म लेयर से क्या होता है, ड्राइव होता है, तब हम उसको कहते हैं कॉमन ओरिजिन। जैसे कि न्यूरल टिश्यू में बच्चा वो एक्चुअली में आपका एक्टोडर्म है ओरिजिन में। ठीक, क्या आपको समझ में आ गया कॉमन ओरिजिन। आप बच्चा यहाँ पर इसको पॉज करोगे और क्या करोगे, नोट डाउन करोगे। क्यों, क्योंकि इसके बाद में आपको टाइप्स ऑफ टिश्यूज बताने वाला हूं। क्या बताने वाला हूं, टाइप्स ऑफ टिश्यूज मैं आपको बताने वाला हूं। चलो करो, जब तक आप नोट कर रहे हो पानी पीता हूं।
जरा देखो, हो गया नोट? चलो आओ देखो, अब आप यहाँ पर डालोगे बच्चे टाइप्स ऑफ टिश्यूज। तो नेक्स्ट हेडिंग है वो आपकी क्या होगी, वो होगी आपकी टाइप्स ऑफ टिश्यूज। टाइप्स ऑफ टिश्यूज, टाइप्स ऑफ टिश्यूज। देखो जरा ध्यान से, अरे यार ये क्या हो गया, जरा देखो। अब आपको पता है जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो बच्चा किसी ना किसी बेसिस पर करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका टाइप ऑफ टिश्यूज डिफाइन करा गया है वो किसके बेसिस पर करा गया है, स्ट्रक्चर और फंक्शन के ऊपर, कि भैया वो जो सेल है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, फंक्शन कैसा है, उसके बेसिस पर आपको चार तरह के टिश्यूज देखने को मिलते हैं। एक तो देखने को मिलता है बच्चा आपका एपिथेलियल टिश्यू, एक आपको देखने को मिलता है कनेक्टिव टिश्यू, एक आपको देखने को मिलता है मस्कुलर टिश्यू, एक आपको देखने को मिलता है बच्चा न्यूरल टिश्यू। तो आप जरा लिखो यहाँ पर, फिर मैं आपको बताऊंगा। जो मैंने वहां पर एक लाइन लिखी थी, आपको कॉमन ओरिजिन का मतलब समझ में आ गया, आ गया। आपको इंटरसेलुलर सब्सटेंस समझ में आ गया, आ गया। बट आपको एक लाइन समझ में आई कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। अब मैं आपको बताऊंगा एपिथेलियल टिश्यू क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, कनेक्टिव क्या करता है, मस्कुलर क्या करता है, न्यूरल क्या करता है। वैसे तो आप जानते हो, बट आपको इससे और अंदाजा लगेगा कि हम क्यों स्पेसिफिक वर्ड वहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, जरा देखो। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, आप यहाँ पर लिखोगे ऑन द बेसिस ऑफ, इसके बेसिस पर भी इनको क्लासिफाई कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल एंड, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन ऑफ सेल। ये बच्चा स्ट्रक्चर आएगा, भी उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन कैसा है। तो इस बेसिस पर आपको चार टाइप्स के देखने को मिलते हैं। एक आपको देखने को मिलता है एपिथेलियल, सेकंड आपको देखने को मिलता है बच्चा कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड आपको देखने को मिलता है आपको मस्कुलर, फोर्थ आपको देखने को मिलता है न्यूरल। यही चार टिश्यूज आपको ह्यूमन बॉडी में देखने को मिलते हैं। देखो एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। इसके बाद आ जाता है बच्चा आपका कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। अब मस्कुलर और न्यूरल तो आप पढ़ ही चुके हो, या मसल्स के बारे में मस्कुलर लोकोमोशन मूवमेंट चैप्टर ही बेटा दे रखा है। मस्क्यूलर टिश्यू वो आपने पढ़ लिया है, तो आप इसका फंक्शन अच्छे से जानते हो, लोकोमोशन एंड मूवमेंट होता है। न्यूरल टिश्यू का मतलब क्या होता है काम, न्यूरल टिश्यू का काम होता है बेटा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करना। क्या आपको समझ में आया? अब सर ये एपिथेलियल क्या करता है, कनेक्टिव क्या करता है, तो जरा सुनना। आप देखोगे कि एपिथेलियल टिश्यू या तो कवरिंग कर रहा होगा, या फिर लाइनिंग बना रहा होगा, या फिर बच्चा वो डिफ्यूजन में इन्वॉल्व होगा, सीक्रेशन में इन्वॉल्व होगा, या फिर एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होगा। कौन? आपका बेटा एपिथेलियल टिश्यू। या तो ये प्रोटेक्शन का काम करता है, समझ रहे हो, या फिर ये जो है क्या करता है, सीक्रेशन करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, डिफ्यूजन करता है। ये सारे काम जो है किसके हैं, एपिथेलियल टिश्यू के हैं। ठीक, इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, तो अभी आपको आगे पता लगेगा कि भैया ये जो है आपकी सपोर्ट करता है और लिंकेज में मदद आपकी क्या कर रहा है बच्चा, ये प्रोवाइड कर रहा है। ठीक, और जो मस्कुलर टिश्यू है वो तो आपकी लोकोमोशन एंड मूवमेंट में मदद कर रहा है, और न्यूरल टिश्यू आपका जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या कर रहा है बच्चा, आपकी मदद कर रहा है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपकी क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। ठीक, अब जो है मैं लिखने वाला तो यहाँ पर नहीं हूँ, समझ रहे हो, मैं यहाँ पर नहीं लिखने वाला इनका फंक्शन, क्योंकि अभी आपको ये टिश्यू पढ़ने हैं और वहां पर सारे के सारे फंक्शंस अपने आप खुद ब खुद ही जो है आपके आगे आ जाएंगे। अब जरा मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, जरा समझने की आप कोशिश करिएगा। ठीक है, आप जितने भी ऑर्गन्स देखते हो बच्चों, आपका जैसे कि आपका स्टोमक हो गया, आपका हार्ट हो गया, आपका लंग हो गया, तो ये सारे के सारे बेटा टिश्यूज से मिलकर बने, बिल्कुल बने हैं। तो इनके अंदर जो आपको टिश्यूज देखने को मिलते हैं, कोई एक टिश्यू नहीं मिलेगा। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल हार्ट को लेता हूं, तो ऐसा नहीं है हार्ट के अंदर सिर्फ एक टिश्यू प्रेजेंट है, नहीं बच्चा, हार्ट के अंदर चारों टिश्यूज प्रेजेंट है, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल। ये सारे के सारे टिश्यूज जो है आपके क्या है बच्चा, हार्ट के अंदर जो है आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, प्रेजेंट है। ठीक, यानी कि हर ऑर्गन के अंदर आपको सारे टिश्यूज देखने को मिलते हैं एक स्पेसिफिक प्रपोर्शन में। स्पेसिफिक प्रपोर्शन मतलब बच्चा आपका एक स्पेसिफिक रेशियो हो सकता है, एक स्पेसिफिक परसेंटेज हो सकता है, और एक पैटर्न में आपको जो है देखने को मिलते हैं। तो एक ये बात आपको याद रखनी है कि भैया जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, चाहे हार्ट हो, लंग्स हो, किडनी हो, आपका बच्चा स्टोमक हो गया,
उन सारे के पास जो है बेटा सारे टिश्यूज हैं और एक स्पेसिफिक प्रपोर्शन और पैटर्न में वो आपके प्रेजेंट है। क्या आपको समझ में आ गया? तो पहले इस नोट को लिखो, इसके बाद मुझे आपको 2 नोट और डलवाने हैं। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, नोट डाल के आप लिखोगे बच्चों यहां पर नोट डाल के ऑल ऑर्गन्स, आप लिखोगे बच्चा ऑल ऑर्गन्स सच एज किडनी हार्ट एक्सेट्रा, किडनी हार्ट, आप स्टोमक भी लिख सकते हो, लंग भी लिख सकते हो, एनसीईआरटी ने तो काफी लिख दिए। ऑल ऑर्गन सच एज किडनी हार्ट एक्सेट्रा हैव tissues organized, have tissues organized in specific proportion, in specific proportion, in specific proportion and pattern। क्या आपको ये लाइन समझ में आई? हाँ या ना मुझे इतना बताओ कि भैया जितने भी आप ऑर्गन्स देखते हो ना उनके अंदर ये सारे टिश्यूज प्रेजेंट हैं। और जो है बच्चा ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे 100% प्रेजेंट होंगे, नहीं। अगर कोई एक ऑर्गन 100% टिश्यू से मिलकर बनाए तो 25% बेटा एपिथेलियल हो सकता है, उसके अंदर जो है आपका सब 50% आपका जो है क्या हो सकता है, कनेक्टिव हो सकता है। समझ रहे हो? बाकी जो बचा कुचा बेटा 25 और 25 है वो आपका कौन हो सकता है, न्यूरल हो सकता है, मस्कुलर हो सकता है। क्या आपको समझ में आया? अरे यार ये तो ओहो, देखो गड़बड़ हो गई ना। 25 कितना कर दिया बेटा, 125 कर दिया। तो क्या आपको समझ में आ गया बेसिकली कि किस तरीके से जो है इनका डिवीजन हो सकता है, कि स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में आपको देखने को मिलेंगे। अब जरा जानो कि भैया एक्चुअली में जो है ऑर्गन सिस्टम क्या होता है। ठीक है, जब भी दो और दो से ज्यादा ऑर्गन मिलके कोई एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं बाय फिजिकल और केमिकल इंटीग्रेशन, उसी को हम कहते हैं बच्चा ऑर्गन सिस्टम। बताओ क्या ऑर्गन सिस्टम की डेफिनेशन आपको समझ में आई? जब दो या दो से ज्यादा ऑर्गन्स मिलके किसी एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं और वो किसकी मदद से कर रहे हैं, फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन के थ्रू ये काम कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, आपके डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में कौन कौन इन्वॉल्व है? स्टोमक, आपका स्टोमक हो गया, आपका बच्चा क्या हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, लिवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, पेनक्रियाज हो गई, ये सारे के सारे आपके क्या है बच्चा इसके अंदर इन्वॉल्व है। क्या ये एक दूसरे से कनेक्टेड है? अब आप पढ़ते तो नहीं हो बट एक्चुअली में बेटा कनेक्टेड है। ठीक है, यानी कि जो फिजिकल इंटरेक्शन की बात करी गई ना, एक्चुअली वो फिजिकली कनेक्टेड है, इसकी बात करी गई है। और केमिकल इंटीग्रेशन आपसे बेहतरीन कोई नहीं जानता, क्योंकि हार्मोन्स आप पढ़ के बैठे हैं। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर आपके भेजे में सेट है, अभी अभी बेटा लास्ट चैप्टर वही मैंने कराया था। और वहां से आपको पता है कि भैया एक दूसरे से किस के थ्रू जो है ये क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। हार्मोन्स के थ्रू किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं किसी एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म कराने के लिए, इसी को हम कहते हैं बच्चा आपका ऑर्गन सिस्टम। ठीक, आपको ये बात समझ में आ गई? अब एक और नोट है आपको जो याद रखना है कि भैया जो आपका स्ट्रक्चर होता है ना किसी भी सेल का, वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। जैसा उसको फंक्शन परफॉर्म करना है वैसा उसका स्ट्रक्चर होगा। इससे रिलेटेड बात मुझे याद है, ये सेम बात मैंने किसी ना किसी चैप्टर में तो आपके साथ करी है और मैंने आपको बताया भी था। शायद सेल द यूनिट ऑफ लाइफ ही वो चैप्टर था जिसके अंदर मैंने बताया था कि किसी जो है एक पर्टिकुलर सेल की शेप ऐसी ही क्यों है। उसकी पर्टिकुलर शेप इसलिए ऐसी है क्योंकि उसको एक फंक्शन परफॉर्म करना है। क्या आपको समझ में आ गया? हाँ या ना? चलो आओ देखो। तो यहां पर आप एक और नोट डालोगे, तो आप यहां पर लिखोगे वैन टू और मोर, जब दो और दो से ज्यादा ऑर्गन्स, when two or more organs परफॉर्म करते हैं क्या, एक कॉमन फंक्शन, परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन बाय देयर फिजिकल एंड केमिकल इंटीग्रेशन। और फिजिकल का मतलब है बेटा एक दूसरे से फिजिकली क्या है, कनेक्टेड है, बाय देयर फिजिकल एंड केमिकल इंटरेक्शन। क्या आपको मतलब समझ में आ गया? है ना? मुझे इतना बताओ। बाय देयर फिजिकल एंड केमिकल इंटीग्रेशन। और केमिकल इंटीग्रेशन बच्चों आपसे बेहतरीन कोई नहीं जानता। अगर मैं इसको पहले ही पढ़ाता ह्यूमन फिजियो से पहले इस चैप्टर को, तो मैं आपको बताता कि किस तरीके से जो है हम केमिकल इंटीग्रेशन की बात यहाँ पर कर रहे हैं। बट अब तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आता है। अरे यार ये क्या बना दिया, देखो
आपको बच्चों ये बात याद रखनी है, एज इट इज पेपर में आ जाएगी आपके। और इसके अलावा आप ये भी लिख लोगे यहाँ पर कि जो आप लिखोगे बच्चा यहाँ पर क्या, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। ये जैसे उसका फंक्शन बदलेगा वैसे उसका स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। अब ये फंक्शन के अनुसार जो है आपका क्या होता है, स्ट्रक्चर जो है बदलता रहता है सेल का। क्या आपको तीनों के तीनों जो है समझ में आ गया या नहीं आए नोट, कि भैया जितने भी ऑर्गन्स आप देखते हो उनके अंदर आपको टिश्यूज देखने को मिलते हैं कि स्पेसिफिक प्रोपोर्शन और पैटर्न में। जब दो और दो से ज्यादा जो है ऑर्गन्स मिलके किसी एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, किसकी मदद से, फिजिकल और केमिकल इंटीग्रेशन की मदद से। और जो स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स होता है वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। बताओ हाँ या ना, इतना समझ में आया या फिर नहीं आया। मैं हटूं एक बार, आप क्या करोगे बच्चे, यहाँ पर इसको पॉज करोगे और नोट डाउन कर लोगे। आप जो है इसको क्या करोगे, यहाँ पर पॉज करोगे और नोट डाउन कर लोगे। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो है मैं आपका एपिथेलियल टिश्यू स्टार्ट करूंगा। इसके बाद जो है मैं आपका एपिथेलियल टिश्यू स्टार्ट करूंगा। अब देखो स्टार्ट करते हैं, चलो। आपने नोट कर लिया होगा तो आप यहाँ पर हेडिंग डालोगे एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, अब देखो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो बेटा एपी, एक है थीलिया। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, जिसे आप एपिथीलियम के नाम से भी जानते हो, इसे आप एपिथीलियम भी जानते हो। एपिथीलियम एपिथेलियल टिश्यू सेम बात है। अब देखो जरा ध्यान से, जरा समझना आप, मैं आपको क्या समझाता हूं वो समझना। देखो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है एपी, एक है थीलिया। एक है एपी, एक है थीलिया। देखो जरा, एक है बच्चा आपका एपी, बाकी है थीलिया। एपी का मतलब होता है बच्चा आपका अपॉन, यानी किसी के ऊपर। और थीलिया का मतलब होता है बेटा ग्रोथ। थीलिया का मतलब होता है ग्रोथ, यानी कि एक ऐसा टिश्यू जो किसी और टिश्यू के ऊपर क्या कर रहा है बच्चा, ग्रोथ करता है, उसको हम कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। क्या कहते हैं? एपिथेलियल टिश्यू, यानी कि एक ऐसा टिश्यू जो किसी के ऊपर ग्रोथ करता है और वो किसी और के ऊपर नहीं बच्चा, वो एक्चुअली में आपके जो है कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर क्या कर रहा है बच्चा, ग्रो कर रहा है। अभी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू हम उसको क्या है बच्चा कहते हैं, क्या कहते हैं, एपिथेलियल टिश्यू हम उसको कहते हैं, ठीक। जरा देखो, अब जो है मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, जरा ध्यान से अब आप देखिएगा। ये देखो, ये दिख रही है आपको सेल्स? अरे यार ये क्या हो गया, जरा ध्यान से देखना, अभी आपको काफी कुछ पता लगेगा। ये देखो, ये तीन सेल्स ही बना लेते हैं, इससे अपना काम हो जाएगा। अब होता क्या है बच्चा, ये जो आपको सेल्स दिख रही हैं ये क्या है, एपिथेलियल सेल्स हैं। एपिथेलियल सेल्स मिलेंगी तभी तो एपिथेलियल टिश्यू बनेगा। अब होता क्या है, ये जो आपको एपिथेलियल सेल दिख रही है बच्चा, ये एक्चुअली में एक मेम्ब्रेन के ऊपर क्या करती है, लाई करती है। इसलिए तो हमने कहा एपिथेलियल टिश्यू दूसरे के ऊपर ग्रो कर रहा है, देख रहे हो। इसके नीचे क्या प्रेजेंट है, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन आपकी प्रेजेंट है। और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में बच्चा पहले भी आपका जिक्र हुआ है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में पहले भी आपका क्या हुआ है बच्चा, जिक्र हुआ है। जरा देखो ध्यान से, ये आपको क्या दिख रही है, ये आपको दिख रही है बच्चा एपिथेलियल सेल। ये है आपकी एपिथेलियल सेल, यही मिलके बनाती है एपिथेलियल टिश्यू। ये है बच्चा आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये है आपकी बच्चों बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक। और जरा देखो ध्यान से, बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसके अलावा क्या बच्चों, ये इसका ऊपर का सरफेस है, और ऊपर वाले सरफेस को क्या मैं एपिकल सरफेस कहता हूं? हाँ सर, एपिकल सरफेस, या फिर बच्चा हम इसी को कहते हैं फ्री सरफेस। आप लिखोगे एपिकल स्लैश फ्री सरफेस। और जो नीचे वाला है उसे हम क्या कहेंगे बेटा, क्या बेसल सरफेस कहेंगे? हाँ, इसको हम कहते हैं बच्चा आपका बेसल सरफेस।
इसको हम कहते हैं बेसल सरफेस। वैसे तो हमें बेसल शब्द की जो है जरूरत पड़ेगी नहीं यहाँ पर, मैं एपिकल की आगे जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर एपिकल सरफेस या फिर फ्री सरफेस जो है यहाँ पर लिखा है। अब जरा ध्यान से देखो, क्या ये सेल्स बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड है? क्या जो एपिथेलियल सेल्स है काफी एक दूसरे के पास है? क्या इनके अंदर आपको ज्यादा गैप दिख रहा है? नहीं दिख रहा। ये काफी ज्यादा एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्टली पैक्ड है। क्या दो सेल्स के बीच में जब भी कोई टिश्यू फॉर्म होता है, क्या वहां पर बेटा कुछ इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, या फिर उसी को मैट्रिक्स कहते हैं? बिल्कुल। क्या यहाँ पर ज्यादा मैट्रिक्स भरा जा सकता है, हाँ या ना? बताओ मुझे। आप इस तरीके से समझो, कभी आपने दीवार बनती हुई देखी है? आपने देखा वो ब्रिक की मदद से बनती है और सीमेंट लगता है। अगर आप दोनों ईंटों को इस तरीके से मिला दोगे तो क्या ज्यादा सीमेंट जा पाएगा दोनों के बीच में? नहीं जा पाएगा, सीमेंट नहीं जा पाएगा। यानी कि जो जितना ज्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड होगा वहां उतना ही कम क्या प्रेजेंट होगा? इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस जो है आपके क्या होंगे यहाँ पर? कम होंगे। यानी कि एपिथेलियल सेल्स कॉम्पैक्टली पैक्ड होती है। देखो डायग्राम से ही आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, यकीन मानना। तो आप डायग्राम को देखो, देखो ध्यान से। अब तक आपको डायग्राम में क्या दिखा? आपको दिखा जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो काफी ज्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड है। कॉम्पैक्टली ज्यादा पैक्ड है, दैट मींस ज्यादा इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस यहाँ प्रेजेंट नहीं है। हाँ, इसके अलावा क्या ये एपिथेलियल सेल्स जो है ये किसी मेम्ब्रेन के ऊपर लाई कर रही है? हाँ सर, ये जो है रेस्ट कर रही है किसके ऊपर? आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जो है। और इसके अलावा आपको मैं ये भी बता देता हूं, एपिथेलियल सेल जो है बच्चा आपकी एवेस्क्युलर है, यानी कि इनके पास जो है बेटा ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं है, यहाँ ब्लड सप्लाई नहीं है। बट किसी भी सेल को जो है सर जिंदा रखने के लिए हमें उसको न्यूट्रिएंट्स देने पड़ेंगे, हमें उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी तो कोई सेल रहेगी। दैट मीन्स हमें यहाँ पर क्या पहुंचाना पड़ेगा? हमें यहाँ पर सर आपका पहुंचाना पड़ेगा क्या? सर हमें यहाँ पर आपका पहुंचाना पड़ेगा ऑक्सीजन। न्यूट्रिएंट किसके थ्रू पहुंचा है? तो बच्चा एक्चुअली में यहाँ पर प्रेजेंट होता है कनेक्टिव टिश्यू। तो जहां पर आपका एपिथेलियल टिश्यू है वहां पर कनेक्टिव टिश्यू 100% आपका क्या होगा बच्चा? प्रेजेंट होगा। तो देखो, चलो आओ बनाते हैं। तो देखो इस तरीके से जो है आपका क्या प्रेजेंट है, यहां पर प्रेजेंट होता है बच्चा। इसी के नीचे आपका देखो ये इस तरीके से आपका कनेक्टिव टिश्यू, जिसके बारे में अभी आपको ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक। और ये जो आपको कनेक्टिव टिश्यू दिख रहा है इसके अंदर आपको देखने को मिलती है बेटा ब्लड सेल्स। क्या देखने को मिलती है? आपको देखने को मिलेंगी ब्लड सेल्स। देखो कुछ इस तरीके से आपको देखने को, ये जो मैंने रेड कलर से बनाई है वो है आपकी बच्चा ब्लड सेल्स। तो ये क्या है बच्चा? ये है आपका कनेक्टिव टिश्यू। ये है बच्चों आपका कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू के पास क्या है? ब्लड सप्लाई। और इस ब्लड सप्लाई के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा? ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट। तो ये क्या करता है? ये जो है बच्चा एपिथेलियल टिश्यू को देता है, पर डायरेक्टली नहीं दे सकता। बीच में जो है आपकी कौन प्रेजेंट है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू जो है ये देता है। दैट मीन्स हमें एक बात और पता लगी कि भैया ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना, ये एक्चुअली में जो है आपकी क्या है? हाईली परमिएबल है। क्या है बच्चा? ये है आपकी हाईली परमिएबल ब्लड वेसल। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपने जो है बच्चों ध्यान से इस डायग्राम को देखा, मैं आपके सारे के सारे पॉइंट्स यहीं पर क्लियर कर दूंगा। अब मैं आपको एक फिर से जो है पूरा का पूरा रिवाइज करा देता हूं, ठीक है। देखो सुनो जरा ध्यान से, अब आप देखिएगा आपको क्या देखने को मिलता है। जो एपिथेलियल टिश्यू है वो एपिथेलियल सेल से मिलकर बना होगा। ये जो एपिथेलियल सेल है कॉम्पैक्टली पैक्ड है, यानी कि इनके पास जो इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस है वो बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट है, यानी कि बहुत लिटिल बिट है, ठीक। इसके अलावा ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे आपको देखने को मिलती है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक। और इस कनेक्टिव टिश्यू के पास क्या है? जो है हाई ब्लड सप्लाई है, हाईली वेस्क्युलर है ये। तो इसी के थ्रू जो है वो न्यूट्रिएंट्स एपिथेलियल सेल्स तक पहुंचाता है। क्यों न्यूट्रिएंट्स पहुंचा रहा है एपिथेलियल सेल्स तक? क्योंकि एपिथेलियल सेल्स आपकी बच्चा एवेस्क्युलर हैं। क्या आपको समझ में आ गया, हाँ या ना? और मैं आपको ये भी बता दूं, अभी आपने देखा कि कनेक्टिव टिश्यू की मदद से जो है कहाँ क्या जा रहा है? आपका ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट जा रहे हैं एपिथेलियल सेल के पास, बट उनको वहां पहुंचने से पहले क्रॉस करनी पड़ेगी बेसमेंट मेम्ब्रेन। दैट मीन्स बेसमेंट मेम्ब्रेन हाईली परमिएबल है, इससे हमें ये भी पता लगा। इसके अलावा मैं आपको रिसेंट लेक्चर्स में बता चुका हूं, पिछले लेक्चर्स में, कि भैया जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो एक्चुअली में एक नॉन सेलुलर है, ठीक है। नॉन सेलुलर आपकी क्या है बच्चा? ये एक नॉन सेलुलर लेयर है। तो सर ये किससे मिलकर बनी है? ये आपकी बेटा म्यूकोपॉलीसैकेराइड से मिलकर बनी है, ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बनी है। इसके अलावा आपके जैसे कि बेटा फाइबर्स, जैसे कोलेजन फाइबर्स, उनसे मिलकर जो है आपकी ये बनी हुई होती है। और इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना बेटा, इसको एपिथेलियल सेल ने भी बनाया है और आपके जो है कनेक्टिव टिश्यू ने भी बनाया है। यानी कि एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू दोनों के दोनों मिलके जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। बताओ क्या आपको सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हुए, हाँ या ना?
तो ये जितना भी मैंने बताया ये सारा का सारा आपको इस डायग्राम में ही दिख रहा है, और ये डायग्राम जिसने अपने भेज में सेट कर लिया ना, यकीन मानना उसको सारी चीजें सेट हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं एक एक करके पॉइंट लिखना शुरू करूं, चलो आओ देखो। नेक्स्ट पेज से जो है क्या करते हैं, पॉइंट लिखना शुरू करते हैं। मैं पहले हटता हूं, आप बच्चा यहाँ पर इसको पॉज करोगे और नोट करोगे। आप क्या करोगे, यहाँ पर इसको पॉज करोगे और नोट करोगे। कर लिया पॉज, हो गया नोट, आओ देखो। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर आप हेडिंग डालिए एपिथेलियल सेल्स। देखो, तो कुछ बातें हमें एपिथेलियल सेल्स के बारे में लिखनी है। इसके बाद हम जो है बच्चा किसके बारे में लिखेंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में। तो जरा देखो एपिथेलियल सेल्स, तो मैंने आपको क्या बताया, एपिथेलियल सेल्स क्या है बच्चा, एपिथेलियल सेल्स जो है वो आपकी कैसी है, जो आपको एपिथेलियल सेल्स दिख रही हैं बच्चा, वो जो है क्या है, कॉम्पैक्टली पैक्ड है। अरे यार ये क्या बन गया, वो जो है बच्चों आपकी कैसी है, कॉम्पैक्टली पैक्ड। कॉम्पैक्टली मतलब बहुत ही ज्यादा, वेरी क्लोजली पैक्ड, कॉम्पैक्टली पैक्ड, कॉम्पैक्टली पैक्ड है इसलिए। सो लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, तो लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, तो लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, इसलिए भैया बहुत ही कम जो है इंटरसेलुलर मैट्रिक्स यहाँ पर क्या है बच्चा, आपका प्रेजेंट है। इसके अलावा ये कहाँ पर जो है आपकी रेस्ट करती है, किसके ऊपर प्रेजेंट है, तो आप लिखोगे रेस्ट ऑन आप बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो आप लिखोगे रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। और इसके अलावा क्या यहां पर मैं लिख सकता हूं बच्चा नो ब्लड सप्लाई, बिल्कुल नो ब्लड सप्लाई, इनके पास कोई ब्लड सप्लाई भी नहीं है। दैट मीन्स ये क्या है, दैट मीन्स ये नहीं, आप यहां लिखोगे देयर फोर एपिथेलियल टिश्यू एवेस्क्यूलर है। इसलिए भैया जो एपिथेलियल टिश्यू है वो कैसा है आपका, एवेस्क्यूलर। देयर फोर एपिथेलियल टिश्यू कैसा है बच्चा आपका, एवेस्क्यूलर, एपिथेलियल टिश्यू इज एवेस्क्यूलर। बताओ यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आई या नहीं आई, हाँ या ना, मुझे इतना बताओ पहले, क्या ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है बच्चों आपके क्लियर है, हाँ या ना, बताओ। अरे यार ये क्या था, अभी मैं गायब हो गया था ना। चलो ठीक है, देखो क्या आपको सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर है, क्या सारे के सारे पॉइंट्स जो है आपको डायग्राम से ही समझ में आ गए। ठीक, देखो अब बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में लिखें, आओ देखो अब बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में लिखते हैं, चलो। बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, जरा देखो ध्यान से। तो जो आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है बच्चा, कैसी है, हाईली परमिएबल है। एक तो आप यहां सबसे पहले यही लिखो, हाईली परमिएबल, हाईली परमिएबल है। क्यों, क्योंकि इसी के थ्रू तो भैया जा रहा है आपका कौन, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। इसके अलावा आपकी हाईली परमिएबल है, और आपकी कैसी है, नॉन सेल्यूलर। ये है बच्चा आपकी नॉन सेल्यूलर, भैया सेल से मिलकर नहीं बनी, नॉन सेल्यूलर है। और अगर नॉन सेल्यूलर है तो किसने बनाई है, तो आप यहां पर लिखोगे मेड अप ऑफ, आप लिखोगे मेड अप ऑफ, ये किस किस से मिलकर बनी है, ये मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। वैसे तो आपसे कोई इतना पूछने नहीं वाला है, बट आप लिख लो चलो फिर भी, मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, और इसके अलावा आपके आ गए फाइबर्स, इसके अलावा आपके आ गए बच्चा फाइबर्स जो कि प्रोटीनेशियस है। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, अब आप एक लाइन और लिखोगे यहाँ, और वो लिखोगे भैया ये जो है सीक्रेटेड बाय बोथ, सीक्रेटेड बाय बोथ epithelial tissue and connective tissue, by both epithelial and connective tissue, epithelial and connective tissue भैया दोनों ने सीक्रेट करी है ये, epithelial and connective tissue। देखो अब मैं हटता हूं, आप क्या करोगे बच्चे, इसको पॉज करोगे और जो है आप नोट कर लोगे। इसके बाद जो मुझे एक लाइन लिखानी है कि भैया ये जो कनेक्टिव टिश्यू है यहाँ पर क्यों प्रेजेंट है, इसलिए प्रेजेंट है जिससे कि वो ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट ये सारी चीजें प्रोवाइड वहां पर कर सके। ठीक, ये वाली बात हम एक क्वेश्चन की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक,
पहले तो आप इतना जो है क्या कर लोगे बच्चा, नोट कर लोगे। फिर इसके बाद आप एक क्वेश्चन डालोगे, हाउ एपिथेलियल सेल्स गेट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। बेटा पॉज कर लिया, हो गया नोट। चल देख, अब तू यहाँ पर एक क्वेश्चन डालेगा, यहाँ पर तू जो है क्वेश्चन पूछेगा अपने आप से, क्या, हाउ, ये कैसे, कैसे क्या, हाउ एपिथेलियल सेल्स, हाउ एपिथेलियल सेल्स गेट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। और ये सवाल आया क्यों, क्योंकि एपिथेलियल सेल्स जो है बच्चा वो क्या है, क्योंकि जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो एक्चुअली में आपकी एवेस्क्यूलर है, क्योंकि आपकी जो है एपिथेलियल सेल्स एवेस्क्यूलर है, इसलिए क्वेश्चन जो है बच्चा आपसे पूछा गया है। देख ये क्या हो रहा है, आंसर में तू क्या लिखेगा, तू लिखेगा आंसर में कनेक्टिव टिश्यू जो है बच्चा वो आपका प्रेजेंट होता है किसके नीचे, आपका जो है बिलो एपिथेलियल टिश्यू। और ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है इसके पास बहुत ही ज्यादा बेहतरीन ब्लड सप्लाई होती है, यानी कि इट इज हाईली वैस्कुलर। तो जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स है वो इसी से डिफ्यूज करते हैं और आपके कहाँ पहुंच जाते हैं, एपिथेलियल टिश्यू में। किसके थ्रू जाते हैं बेटा, बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू, इसलिए हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो आपकी हाईली परमिएबल है। ठीक, देखो तो आप यहां पर लिखोगे कनेक्टिव टिश्यू, आप यहां पर लिखोगे बच्चों कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू इज प्रेजेंट, कनेक्टिव टिश्यू इज प्रेजेंट बिलो एपिथेलियल टिश्यू, या इसी के नीचे ही तो प्रेजेंट है, बिलो एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू को बच्चा मैं सीटी कहता हूं, एंड सीटी हैज वेरी गुड ब्लड सप्लाई, हैज वेरी गुड ब्लड सप्लाई। So, so oxygen and nutrients, so oxygen and nutrients, so oxygen and nutrients diffuses to epithelial tissue, diffuses to epithelial tissue, diffuses to epithelial tissue through basement membrane। किसके थ्रू जाता है भैया, बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू ये जाता है, थ्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन। बताओ यहां तक किसी को कोई समस्या है या नहीं, हाँ या ना, बताओ। मुझे नहीं लगता है वापस से मुझे जो है बच्चों आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। ठीक, आप क्या करोगे, इसको यहाँ पर पॉज करोगे और नोट कर लोगे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये जो एपिथेलियल सेल्स का बच्चा, ये जो आपका फ्री सरफेस होता है, ये जो एपिकल सरफेस है, ये एक्चुअली में फेस कर सकता है या तो बॉडी फ्लूइड को या फिर आपके आउटसाइड एनवायरनमेंट को। और ऐसा हमने क्यों कहा है वो आपको अभी पता लग जाएगा। फिलहाल आप इसको पॉज करोगे और बच्चों क्या कर लोगे, नोट कर लोगे। फिलहाल आप इसको पॉज करोगे और बच्चों नोट कर लोगे, तब तक थोड़ा सा पानी पिया जाए। हो गया, चलो अब आप यहां पर क्या लिखोगे, आप यहां पर लिखोगे जो एपिथेलियल टिश्यू है, जो आपका बच्चा एपिथेलियल टिश्यू है, जो आपका बच्चा एपिथेलियल टिश्यू है, इसके पास क्या है, हैज फ्री सरफेस, एपिथेलियल टिश्यू हैज फ्री सरफेस, जो या तो फेस करता है, तो आप लिखोगे आई फेसेस आइदर, आप लिखोगे फेसेस आइदर, फेसेस आइदर, फेसेस आइदर बॉडी फ्लूइड। अभी मैं आपको समझाऊंगा, ये लिखो तो सही पहले, फेसेस आइदर, आइदर बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड एनवायरनमेंट। अब जरा ध्यान से देखना, ये वाली बात हमने क्यों लिखी है यहाँ पर कि भैया जो आपका एपिथेलियल टिश्यू का जो बेटा फ्री सरफेस है, यानी कि यही तो था फ्री सरफेस, दिख रहा है ये रहा फ्री सरफेस, ये जो ऊपर वाला है बच्चा, या तो ये आउटसाइड एनवायरनमेंट को फेस करेगा या फिर ये जो है आपका
क्या फेस करेगा, बॉडी फ्लूइड को फेस करेगा। ऐसा क्यों? आउटसाइड एनवायरनमेंट को कब फेस करेगा? जब बेटा स्किन की एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होगा। तो मैं आपको बता दूं, जो स्किन की जो एपिडर्मिस है बेटा, वो एपिथेलियल टिश्यू की ही है, यानी कि ये क्या कर रहा है, आउटसाइड एनवायरनमेंट को फेस कर रहा है। ठीक, इसके अलावा या फिर बेटा ये आपका जैसे गट की जो एपिथेलियम आपकी होती है, तो बेटा यहाँ पर क्या प्रेजेंट है आपका, बॉडी फ्लूइड। तो ये यहाँ पर भी आपका जो है क्या कर रहा है, बॉडी फ्लूइड को फेस कर रहा है, इसलिए हम वहां पर भी क्या, कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है आपका, एपिथेलियल टिश्यू। इसलिए हम कहते हैं जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, या तो वो जो है आउटसाइड एनवायरनमेंट को फेस करता है, या फिर आपका बॉडी फ्लूइड को फेस करता है। अगर आउटसाइड एनवायरनमेंट को फेस कर रहा है, तो क्या बेटा ये आपकी जो स्किन है एक तरीके का कवरिंग का ही तो काम कर रही है, यानी कि वो एज अ कवरिंग जो है बच्चा क्या कर रहा है, अपना फंक्शन कर रहा है, यानी कवरिंग प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि आपके पिता आपसे कहते हैं बच्चा कि आपके, सपोज करो आपके घर में गाड़ी है और आपके पास बेटा कवर है, आपके पापा आए ऑफिस से, आपकी गाड़ी पार्क करी, उसके बाद उन्होंने कहा ऐसा करो, अगले 2-3 दिन छुट्टी है, कहीं जाना नहीं है, घर पे ही आराम से रहना है, तो ऐसा करो गाड़ी गंदी ना हो, तुम उसे कवर कर आओ। अब बताओ, कवर तुमने अंदर से करी बाहर से करी गाड़ी? ये कवर का मतलब ही होता है बाहर से करना, तो बाहर से तुमने कवर डाल दिया। अब जो है अगर ये जब बाहर का सरफेस बेटा फेस कर रहा है, ये आपका ये जो एपिथेलियल टिश्यू का जो बेटा एपिकल सरफेस है, बाहर का जब जो है एनवायरनमेंट फेस कर रहा है, तो ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, किससे क्या प्रोवाइड कर रहा है, हमारे लिए कवरिंग प्रोवाइड कर रहा है। और अगर अंदर जो है ये बेटा बॉडी फ्लूइड को फेस कर रहा है, तो क्या ये एक लाइनिंग बना रहा है? आप हमेशा याद रखना, लाइनिंग अंदर के लिए इस्तेमाल करा जाता है, समझ रहे हो? जैसे कि देखो मैं आपको अभी और अच्छे से समझाता हूँ। सपोज करो यहाँ पर ये कोई पाइप, ऐसे सपोज करो ये पाइप समझो, यहाँ पर कोई इस तरीके से, अगर बाहर अगर बाहर इस तरीके से कवरिंग फॉर्म होती है, तो ये क्या कहलाएगी, कवरिंग कहलाएगी बच्चा। ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी आपकी कवरिंग। और अगर यही अंदर की तरफ फॉर्म होती है, तो ये कहलाएगी लाइनिंग। क्या आपको लाइनिंग और कवरिंग में अंतर समझ में आया है या ना, मुझे इतना बताओ। क्या आपको, अगर यही बेटा सेम जो टिश्यू है ये आपका बाहर की तरफ जो है आपका क्या करे, पूरी पूरी लेयर फॉर्म कर दे इस तरीके से, तो ये क्या बनाई, इसने कवरिंग बनाई। ठीक है, अंदर की तरफ बनाई तो बेटा इसने लाइनिंग फॉर्म करी। क्या आपको समझ में आ गया कवरिंग और लाइनिंग में अंतर? बढ़िया। भैया बताओ, जो आउटसाइड एनवायरनमेंट को फेस कर रही है वो क्या प्रोवाइड कर रही है, कवरिंग। क्या आपको समझ में आ गया भैया? जो आपके आउटसाइड एनवायरनमेंट को फेस कर रही है वो क्या प्रोवाइड करती है, वो प्रोवाइड करती है बच्चा आपका कवरिंग। वो प्रोवाइड करती है कवरिंग, जैसे कि स्किन एपिथीलियम, जैसे कि बच्चा आपकी स्किन एपिथीलियम, एग्जाम्पल हो गया ना बच्चा इसका, स्किन एपिथीलियम। यानी कि यहां पर आपका क्या प्रेजेंट है, एपिथेलियल टिश्यू। और अगर वो बॉडी फ्लूइड को फेस कर रही है, तो ये क्या प्रोवाइड करती है, लाइनिंग। ये प्रोवाइड करती है बच्चा लाइनिंग। ये प्रोवाइड करती है लाइनिंग, और लाइनिंग जो है आपको देखने को मिल रही है गट एपिथेलियम, गट एपिथेलियम। बताओ क्या आपको ये समझ में आ गया, हाँ या ना? यानी कि आपको ये पता लगा कि ये जो एपिथेलियल टिश्यू है या तो अपनी स्किन सरफेस पर प्रेजेंट है, या फिर अंदर की जो है लाइनिंग बनाने का काम कर रहा है। क्या आपको समझ में आ गया, हाँ या ना? मुझे इतना बताओ। मैं हटता हूं, एक बार आप जो है क्या कर लोगे बच्चा, इसको नोट कर लोगे। इसका फ्री सरफेस या तो हमारे बॉडी फ्लूइड को जो है बच्चा क्या करेगा, फेस करेगा, या फिर हमारे आउटसाइड एनवायरनमेंट को क्या करेगा, फेस करेगा। ठीक, इसके बाद जो है हम बात करेंगे आगे बच्चा ओरिजिन के बारे में, एपिथेलियल टिश्यू के ओरिजिन के बारे में, जो कि थोड़ा एक्स्ट्रा है, जो कि मैं आपको चलो बोल के बता दूंगा, लिखाऊंगा नहीं, अभी आपको जरूरत नहीं है। देखो आपने नोट कर लिया है बच्चा, चलो देखो अब जरा समझने की कोशिश करना। आप जानते हो बेटा, जितनी भी आपके टिश्यूज ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम है, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं बेटा किसी ना किसी जर्म लेयर से फॉर्म हुए हैं। ठीक है, अब ये जो आपका एपिथेलियम टिश्यू है ना बेटा, आप अभी एपिथेलियम टिश्यू के टाइप्स पढ़ोगे, जैसे कि सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम के ही बच्चों आप टाइप पढ़ोगे, समझ रहे हो, सिंपल स्क्वेमस, सिंपल कॉलमनार, सिंपल क्यूबॉइडल। आप जो है कंपाउंड एपिथेलियम पढ़ोगे तो कंपाउंड एपिथेलियम के टाइप पढ़ोगे, यानी कि कई सारी एपिथेलियम हो गई। हाँ सर, कई सारी एपिथेलियम हो गई। तो अब आप देखोगे कि भैया कई सारी एपिथेलियम हो गई, तो क्या सबका ओरिजिन सेम है? नहीं बच्चा, एक्चुअली में ये सिर्फ एक ऐसा टिश्यू है जिसका जो ओरिजिन है बेटा तीनों जर्म लेयर से हुआ है। यानी कि इस टिश्यू के अंदर, ये जो एपिथेलियम टिश्यू है बच्चा, इसके अंदर कोई ना कोई इसका एक ऐसा टाइप मिल जाएगा जो एक्टोडर्म होगा ओरिजिन में, इसका कोई एक ऐसा टाइप होगा जो मीजोडर्म होगा ओरिजिन में, कोई ऐसा टाइप होगा जो एंडोडर्म होगा।
यानी कि एपिथेलियम टिश्यू सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा टिश्यू है जो तीनों की तीनों जर्म लेयर से मिलकर बना हुआ है। समझ रहे हो, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। इसका मतलब ये नहीं है कि बेटा किसी, तू स्किन के सपोज करके तू स्किन का समझ ले क्या, जैसे कि चल मैं तो ये समझाता हूँ, कुछ लोग इसको गलत ले जाते हैं कि सिर्फ तीनों टिश्यूज से बने मिलके बने हैं। ऐसा नहीं है बच्चा, मतलब सॉरी, ये जो टिश्यू है वो तीनों जर्म लेयर से मिलकर बना है। इसका अर्थ आपको इस तरीके से समझना है, जैसे बेटा आपको पता है स्किन की जो एपिडर्मिस है, यहाँ पर भी एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है। हाँ सर बिल्कुल प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो टिश्यू प्रेजेंट है बेटा, पर्टिकुलरली उसका जो ओरिजिन है वो पूरी जगह सेम होगा। बट जो मेरा गट के अंदर जो मेरा, या फिर मेरी जो ब्लड वेसल है वहां पर जो मेरा एपिथेलियम प्रेजेंट है बेटा, उसका जो ओरिजिन है वो सेम होगा, पर दोनों का ओरिजिन अलग अलग हुआ। जैसे कि जो स्किन एपिडर्मिस होती है बच्चा, इसका जो ओरिजिन होता है वो आपका पता है क्या होता है, एक्टोडर्मल होता है। और जबकि जो ब्लड वेसल्स और इनकी जो लाइनिंग फॉर्म करी जा रही है, इन सब का जो ओरिजिन है वो मीजोडर्म ओरिजिन है। अब कहीं पर ऐसा नहीं हो सकता कि जो स्किन की एपिडर्मिस है कि इस एरिया में तो एक्टोडर्म शो कर दिया, इस एरिया में मीजोडर्म, इस एरिया में एंडोडर्म, ऐसा नहीं होगा। स्किन पर जो एपिडर्मिस प्रेजेंट है वो थ्रू आउट आपकी कैसी है, वो आपकी एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है। क्या आपको समझ में आ गया डिफरेंस कि क्यों हम ये कह रहे हैं कि भैया जो आपका एपिथेलियम टिश्यू है उसका ओरिजिन तीनों लेयर से हुआ है। और इसका अर्थ ये नहीं निकालना है कि भैया किसी एक पर्टिकुलर जगह के जो टिश्यू होगा उसका तीनों का ही, तीनों से ही उसका ओरिजिन है, नहीं बेटा। पर्टिकुलर जगह का जो टिश्यू है उसका एक पर्टिकुलर ओरिजिन होता है। क्या आपको समझ में आ गया है ना? इसलिए वो डेफिनेशन जो है बच्चा वो यूनिवर्सल है। कहीं आप कहो कि सर वो डेफिनेशन गलत होगी, वहां पर आपने कॉमन ओरिजिन शब्द यूज करा था और यहाँ पर तो कॉमन ओरिजिन ही नहीं निकला। नहीं बेटा, डेफिनेशन तो वो 100% सही है, बस आप गलत अर्थ निकाल लेते हो। क्या आपको समझ में आ गया हाँ या ना, कि भैया ये एक ऐसा टिश्यू है। एक और बार मैं बता देता हूँ, वैसे तो आपको लिखना नहीं है ये, बट कोई अगर ज्यादा ही जिज्ञासु बच्चा हो, जिसको ज्यादा ही जानने की मतलब मची हो, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको, वरना ऐसे बहुत कुछ है पढ़ाने को। ठीक है, कि भैया ये एक ऐसा मात्र टिश्यू है पूरे बॉडी का जिसका जो बेटा ओरिजिन हुआ है वो तीनों जर्म लेयर से हुआ है, एक्टोडर्म से भी, एंडोडर्म से, मीजोडर्म से। जैसे एक्टोडर्म का एग्जाम्पल हो जाता है जो स्किन एपिडर्मिस है, वो भी तो एपिथेलियम टिश्यू की बनी है। जो एंडोडर्म का एग्जाम्पल हो जाता है वो आपका हो जाता है बेटा इनर लाइनिंग ऑफ गट, वो क्या है, एंडोडर्मल है ओरिजिन में, वो भी तो आपका एपिथेलियम टिश्यू है। इसके अलावा जो आपकी बच्चा ब्लड वेसल्स है, वो जो है आपकी क्या है, इंटरनल लाइनिंग्स है आपकी ब्लड वेसल की, वो आपकी एक्चुअली में मीजोडर्मल है ओरिजिन में। क्या आपको समझ में आ गया कि इसके इसके बेसिकली बेटा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। अभी आप देखोगे टाइप्स ऑफ एपिथेलियम, अब वही हेडिंग डालो आप, टाइप्स ऑफ एपिथेलियम। देख रहे हो, समझा कुछ और रहे, हेडिंग कुछ और डलवा रहे हैं, क्योंकि आपके काम का नहीं है बच्चा वो ओरिजिन। बट यार तुम लिख लो ऐसा, क्योंकि हम आगे सारे टिश्यूज का ओरिजिन लिखाएंगे, फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे। लिखो चलो, कुछ नहीं जा रहा, वैसे ही मैंने समझा तो दिया है, अब लिखने में क्या ही समस्या है। तो आप लिखो ओरिजिन ऑफ एपिथेलियम टिश्यू, ओरिजिन ऑफ, ओरिजिन ऑफ एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू। तो देखो आप लिखोगे ये एकमात्र ऐसा जो है आपका टिश्यू है, तो आप यहाँ पे लिखोगे ओनली टिश्यू, आप लिखोगे बच्चा ओनली टिश्यू, ओनली टिश्यू ओरिजिनेटेड फ्रॉम, ओनली टिश्यू ओरिजिनेटेड फ्रॉम ऑल थ्री जर्म लेयर्स। ये तीनों की तीनों जर्म लेयर्स से मिलकर बना हुआ है, ये ऑल थ्री जर्म लेयर्स। यानी कि ये एक्टोडर्म भी है, मीजोडर्म भी है, एंडोडर्म भी है ओरिजिन में। एक्टोडर्म भी है, मीजोडर्म भी है और एंडोडर्म भी है। तो आप यहां लिखोगे एक्टोडर्म, मीजोडर्म और बच्चा आपका एंडोडर्म। अब आप इसे गलत ना समझ जाओ, इसलिए मैं आपको बता भी देता हूं। एक्टोडर्म का मतलब हम बात कर रहे हैं बेटा आउटर लेयर ऑफ स्किन से, आउटर लेयर ऑफ स्किन। ये कैसी है, एक्टोडर्मल है ओरिजिन में, और क्या है, एपिथेलियम टिश्यू है, आउटर लेयर ऑफ स्किन। जो आपकी बच्चा आ जाती है क्या, मीजोडम। मीजोडम का मतलब है बेटा जो फॉर्म करती है आपकी क्या, इंटरनल लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, फॉर्म इंटरनल लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, वो क्या है, मीजोडर्मल है ओरिजिन में। ठीक, फॉर्म इंटरनल लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ऑफ ब्लड वेसल्स। और जो एंडोडर्मल है ओरिजिन में बेटा, उसका एग्जांपल आपका आ जाता है क्या, इनर लाइनिंग ऑफ गट।
इनर लाइनिंग ऑफ गट। तो आपको समझ में आ गया, इनर लाइनिंग ऑफ गट। मुश्किल से 2 मिनट लगे हैं इसको बताओ लिखने में, इससे ज्यादा तो समय भी नहीं लगा, छोड़ने का क्या ही सेंस बनता था। अब देखो काफी अच्छे से मैंने समझा दिया, आप जो है इसको यहाँ पर पॉज करोगे और बच्चा क्या करोगे, आप जो है यहाँ पर इसको नोट कर लोगे, ठीक। इसके बाद जो है मैं आपका टाइप्स ऑफ एपिथेलियम जो है बच्चा क्या करूंगा, शुरू करूंगा। देखें, हो गया, देखो। तो अब आप यहाँ पर डालोगे टाइप्स ऑफ एपिथेलियम। तो देखो ये दो तरह की होती है टाइप्स ऑफ एपिथेलियम, एक होती है सिंपल, एक होती है कंपाउंड। टाइप्स ऑफ एपिथेलियम, एक है बच्चा सिंपल एपिथेलियम, एक है कंपाउंड एपिथेलियम। एक है बच्चा सिंपल एपिथेलियम, दूसरी आ जाती है कंपाउंड एपिथेलियम। एक तरफ आती है आपकी बच्चा सिंपल एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम, दूसरी तरफ आती है बच्चा आपकी कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम। अब जरा नाम से समझने की कोशिश करना, मैं आपको बताता हूं। कंपाउंड एपिथेलियम, अब जरा सुनना, ये जो बेटा सिंपल एपिथेलियम है यानी कि एक ऐसी एपिथेलियम जो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सिंपल का मतलब क्या है बेटा, स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा सिंपल है। दैट मीन्स वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल लेयर की फॉर्म है, समझ रहे हो, यानी कि वो जो बनी हुई है सिर्फ सिंगल लेयर से बनी हुई है। ऐसी जो एपिथेलियम होती है उसको हम सिंपल एपिथेलियम कहते हैं, और एक ऐसी एपिथेलियम जो दो और दो से ज्यादा लेयर्स से मिलकर बनी हुई है उसको हम कहते हैं बच्चा आपकी कंपाउंड एपिथेलियम। बताओ क्या आपको समझ में आया सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम में, कि भैया एक ऐसी लेयर जो आपकी सिंगल लेयर है। क्या बोला मैंने अभी यार देखो, तो आप यहां पर लिखोगे सिंपल एपिथेलियम में कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर। तो भैया एक ऐसी एपिथेलियम जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल लेयर से मिलके बनी है उसको हम कहते हैं आपका क्या, सिंपल एपिथेलियम। और जो दो और दो से ज्यादा मिलके बनती है उसको हम कहते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, कंपोज्ड ऑफ टू और मोर, कंपोज्ड ऑफ टू और मोर लेयर्स, या फिर आप लिख सकते हो सेल लेयर्स, कंपोज्ड ऑफ टू और मोर सेल लेयर्स, इसको आप कहते हो बच्चा कंपाउंड एपिथेलियम। अब जरा हम फंक्शन जानने की कोशिश करते हैं। आपको याद है मैंने बताया था एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन में आपको देखने को मिलेगा, एक तो देखने को मिलेगा बच्चा, आपको देखने को मिलेगा डिफ्यूजन, एक आपको देखने को मिलेगा क्या कहते हैं बताओ, एब्जॉर्प्शन, सीक्रीशन, एक आपको देखने को मिलेगा बच्चा कवरिंग, लाइनिंग बना रहे हैं, बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, प्रोटेक्शन सिंगल लाइन प्रोवाइड कर सकती है या फिर बहुत सारी लेयर्स प्रोवाइड कर सकते हैं? प्रोटेक्शन कहाँ अच्छी होगी, जहां पर सिंगल जो है बेटा लेयर प्रेजेंट होगी, या फिर यहाँ जहां पर मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट होंगी? तो बच्चा जहां पर मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट होती हैं वहां पर प्रोटेक्शन अच्छी होगी। दैट मीन्स, और मल्टीपल लेयर्स किसमें प्रेजेंट है, कंपाउंड एपिथेलियम में। यानी कि जो कंपाउंड एपिथेलियम का फंक्शन है वो क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर बनाने का काम करती है। कंपाउंड एपिथेलियम क्या करती है बेटा, इसका जो फंक्शन है वो क्या है, इसका फंक्शन है टू प्रोवाइड प्रोटेक्टिव लेयर। फंक्शन क्या है भैया, प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करता है ये, प्रोटेक्टिव लेयर। जैसे कि बेटा एग्जांपल हो गया स्किन, एग्जांपल हो गया मेरे बच्चे स्किन। एक मिनट पहले तो इसे बंद करता हूं ब्रैकेट में, बड़ा अजीब सा लग रहा है। इसका एग्जांपल हो गया बच्चा स्किन, ठीक। क्या तेरे को इतना समझ में आ गया हयाना, मुझे इतना बता कंपाउंड एपिथेलियम का फंक्शन। मैं हटता हूं, जरा इसको देख और नोट कर और समझ, ठीक। आ गया समझ में? अब तू आगे देखेगा जो सिंपल एपिथेलियम है ना बेटा, उसका तुझे फंक्शन देखेगा तो ये पता लगेगा सिंगल लेयर प्रेजेंट है, फिल्ट्रेशन डिफ्यूजन इसके अंदर क्या कर रही है, ये आपकी हेल्प कर रही है, ठीक। अब देख, ये जो सिंगल लेयर है ये आपकी जो है सिंगल लेयर से मिलकर बनती है, इसको आप कहते हो सिंपल एपिथेलियम। और ये क्या करती है, ये फॉर्म करती है बच्चा लाइनिंग। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, ये जो है क्या करती है फंक्शन, आप लिखोगे यहां पर फंक्शन, ये क्या करती है,
ये करती है फॉर्म बच्चा आपकी लाइनिंग, फॉर्म लाइनिंग, फॉर्म लाइनिंग फॉर बॉडी, जो आपकी बॉडी कैविटीज होती है उसकी जो लाइनिंग होती है उसको बनाने का काम करती है सिंपल एपिथेलियम। इसके अलावा जो आपकी डक्ट की लाइनिंग होती है उनको बनाने का काम करती है, एंड ट्यूब्स की बनाने का भी काम करती है। ट्यूब्स जैसे कि बच्चा आपको याद होगा ट्रैकिया, बताओ क्या आपको ट्रैकिया याद है? बिल्कुल, विंड पाइप। तो बच्चा वहां पर भी जो है आपकी जो लाइनिंग बनाने का काम कर रही है, कौन कर रहा है बच्चा? सिंपल एपिथेलियम कर रही है। क्या आपको समझ में आ गया? जैसे कि आप फेलोपियन ट्यूब पढ़ोगे वहां पर भी आपको देखने को मिलेगी कौन? सिंपल, सिंपल मतलब सिंपल एपिथेलियम। इसका टाइप देखने को मिलेगा आपको बेसिकली। क्या आपको इतना समझ में आ गया है या ना? मुझे इतना बताओ। तो मैं हटूं एक बार। आप क्या करोगे बच्चा, इसको जो है यहाँ पर पॉज करोगे और आप क्या करोगे, नोट करोगे। ठीक, इसके बाद मुझे आपको कुछ और बात और बतानी है, और ये जो बात मैं आपको बताऊंगा, ये बात मैं बताऊंगा आपको बेटा फ्री सरफेस से रिलेटेड। ठीक, क्या आपने बच्चा पॉज करके नोट कर लिया? बढ़िया। आओ देखो, ये जो है आखिरी टॉपिक होगा। इसके बाद जो है बच्चा टाइप्स ऑफ सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम के टाइप्स, ये सारी की सारी जो चर्चाएं हैं ना, अब हम जो है बच्चा क्या करेंगे, वो नेक्स्ट वाले में करेंगे। ठीक, बट अभी आपको एक चीज समझनी है, ये जो आपने अभी अभी फ्री सरफेस देखा ना बच्चा, ये जो आपने अभी एपिथेलियल सेल का जो फ्री सरफेस था, इसका टिश्यू का जो फ्री सरफेस था, कभी जब क्या होता है बच्चा, ये जो है मॉडिफिकेशंस आपका शो करता है। मॉडिफिकेशंस कैसे? इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है कभी कभी क्या करती है बेटा, फोल्ड बना लेती है, और फोल्ड बना के फॉर्म करती है बच्चा क्या, आपके माइक्रोबलाइज फॉर्म करती है। फोल्ड बना के बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या बनाती है, माइक्रोबलाई जो है आपका बनाती है। या फिर कभी जब आपको यहाँ पर सीलिया देखने को मिलते हैं। ठीक, जरा देखो तो आप किस तरीके से लिखोगे इसको, आप इस तरीके से लिखो। मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं बच्चा उस तरीके से पढ़ना, आपको इतना इजी लगेगा और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक, एपिथेलियल टिश्यू, तो जो आपको ये एपिथेलियल टिश्यू दिख रहा है बच्चा, इसका जो एपिकल सरफेस है, इसका जो एपिकल सरफेस है जिसको आप फ्री सरफेस भी कहते हो, ये क्या शो करता है? ये शो करता है कुछ मॉडिफिकेशंस। तो आप यहां पे लिखोगे शो मॉडिफिकेशंस, शो मॉडिफिकेशंस। और ये मॉडिफिकेशंस कैसी हो सकती हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। शो मॉडिफिकेशंस, देखो, या तो बच्चा आपको माइक्रोवलाइज देखने को मिलेगी, या आपको देखने को मिलेगी सीलिया। और मैं आपको ये भी बता देता हूं, देखो, चलो ये वाली बात मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी मैंने आपको टाइप्स नहीं पढ़ा है। देखो, या तो आपको देखने को मिलेगी बच्चा माइक्रोविलाई, अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा इसका, जरा देखना, माइक्रोविलाई। या फिर आपको देखने को मिलेगी बच्चा सीलिया। और सीलिया के बारे में तो बेटा मैं बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ा चुका हूँ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में। आपको सीलिया का फंक्शन भी पता भी है, मूवमेंट में मदद करते हैं सब्सटेंसेस की एक जगह से दूसरी जगह। तो माइक्रोबलाई के बारे में भी मैंने आपको पहले बता रखा है कि भैया जहां माइक्रोबलाई प्रेजेंट होती है वो सरफेस एरिया बढ़ा देती है, और आपका क्या होता है बच्चा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। ये देखो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलती हैं, ये कुछ इस तरीके से आपको ये देखने को मिलती हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, देख रहे हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने किस तरीके से फोल्ड बना ली है इसके फ्री सरफेस में। देखो, ये देखो, दिख रहा है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ये देख, ये जो है बच्चा क्या है, तेरी माइक्रोबलाई है। क्या है बच्चा, ये तेरी माइक्रोबलाई है। और सीलिया कैसी दिखेंगी, जरा देख ध्यान से, सीलिया किस तरीके से तुझे देखने को मिलेगी। क्या सीलिया बेटा इस तरीके से प्रेजेंट है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि मूवमेंट में मदद करते हैं किसी भी सब्सटेंस की एक जगह से दूसरी जगह, बता हाँ या ना। तो देख रहा है इनका जो बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो एपिथेलियल टिश्यू की जो फ्री सरफेस है, बेसिकली क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल की बेटा जो आउटर लेयर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही तो है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, मॉडिफाई कर गई, या तो इसने जो है बेटा इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना ली, इससे क्या हुआ, सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। अब अगर ये इस तरीके से प्रेजेंट है तो देख तेरे पास इतना ही सरफेस एरिया है। बट अगर ये फोल्ड बना लेती है तो देख रहा है ये भी सरफेस एरिया है, ये देख कितना तेरा सरफेस एरिया बढ़ गया। क्या तेरे को समझ में आ गया किस तरीके से सरफेस एरिया बढ़ रहा है तेरा? और बेटा ये सरफेस एरिया हम क्यों बढ़ाते हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकें, एब्जॉर्प्शन कर सकें।
याद आ रहा है तेरे को, जब मैंने तुझे किडनी के बारे में पढ़ाया था, तो वहां पर यूरिन फॉर्मेशन, वहां पर जो है एब्जॉर्प्शन की बात जब आई थी बच्चा, री एब्जॉर्प्शन की बात आई थी, तो मैंने वहां पर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब में बताया था, पीसीटी में भी आपको माइक्रोब्लाइज देखने को मिलती है, बताओ हाँ या ना। कौन सा टिश्यू बताया था वहां पर, अभी मुझे मत बताओ, खुद याद करो। मैं कहता रहा हूँ सारे टिश्यूज आने वाले हैं आपकी आंखों के आगे जो अब तक आपने पढ़े हैं। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये सीक्रेशन या फिर एब्जॉर्प्शन में मदद कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो चुका है। और भैया सीलिया का मतलब तो सिंपल रोल है, मूवमेंट में मदद करता है सब्सटेंसेस की एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। ठीक, अब जो है आप क्या करोगे, इसको जो है कॉपी बनाओ, क्योंकि अभी हमें इसके बारे में और बातचीत करनी है। आओ देखो, इसको यहां से इरेज करते हैं, चलो आओ। ये ये इरेज हो गया, इसको हटाओ यहां से। ये जो है बच्चों पिछली स्लाइड पर है आपके, ठीक है। जरा इसको हम ऊपर ले जाते हैं, क्योंकि अभी हमें काफी सारे पॉइंट्स जो है लिखने हैं। आओ देखो, तो अब माइक्रोब्लाई के बारे में लिखते हैं। क्या बच्चे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है? हाँ बिल्कुल सर, आपने हमें बताया है, ये है एक्चुअली में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, तो ये होती हैं बच्चों आपकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। क्या ये इनका रोल मोटिलिटी में है? नहीं बच्चा, मोटिलिटी में नहीं है। तो ये कैसी है? नॉन मोटाइल है। ये कैसी है? ये होती है आपकी बच्चा नॉन मोटाइल। और इसके अलावा ये एक्चुअली में क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं? ये इंक्रीज कर रही हैं सरफेस एरिया। ये इंक्रीज कर रही है बच्चा आपका क्या? सरफेस एरिया। किसके लिए? सरफेस एरिया फॉर सीक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। फॉर सीक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, सीक्रीशन के लिए और एब्जॉर्प्शन के लिए। फॉर सीक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, फॉर सीक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक। और सीलिया के बारे में चलो लिखते हैं। क्या हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये? बिल्कुल हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। ऐसा लग रहा है ना मानो देखो बाल निकल आए हो किसी सेल को। देखो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। और बेटा ये मूवमेंट में मदद करते हैं सब्सटेंस की एक जगह से दूसरी जगह, बेसिकली यो इस तरीके से चलते हैं, यानी कि मोटाइल है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कैसे हैं बच्चा? ये मोटाइल हैं। देखो कंपेयर करके पढ़ा करो, हमेशा इजी रहेगा याद करना भी। ये कैसे स्ट्रक्चर है आपका? मोटाइल स्ट्रक्चर है। और इसके अलावा इसका रोल क्या है? जिस तरीके से हमने यहाँ पर रोल बताया, इसका रोल होता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। ये करता है बच्चा मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। ये करता है बच्चों आपकी मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अलोंग वन डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन के, यानी कि इधर से उधर ले जाते हुए, अलोंग वन डायरेक्शन, अलोंग वन डायरेक्शन, ठीक। और आपको एक बात और यहां पर लिखनी है, और मैं आपको बताता हूं, जिस भी एपिथीलियम पर बेटा माइक्रोब्लाई आपको देखने को मिलेगा उसको हम कहेंगे ब्रश बॉर्डर्ड एपिथीलियम। क्या कहेंगे बच्चा? ब्रश बॉर्डर्ड एपिथीलियम। समझ रहे हो? अभी आपको इनके एग्जांपल्स आगे देखने को मिलेंगे, अभी इंतजार करना है आपको। बस इतना याद रखना है कि जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, इसका जो फ्री सरफेस होता है वो दो तरह की मॉडिफिकेशन शो कर सकता है, या तो माइक्रोब्लाई या सीलिया। माइक्रोब्लाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, नॉन मोटाइल होती है, इंक्रीज करती हैं सरफेस एरिया सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए। सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, मोटाइल होते हैं, मूवमेंट कराते हैं सब्सटेंसेस की किसी एक डायरेक्शन के अंदर, ठीक। और अगर किसी एपिथीलियम पर माइक्रोब्लाई प्रेजेंट है तो हम उसे कहते हैं ब्रश बॉर्डर्ड एपिथीलियम। क्या कहते हैं हम उसे कहते हैं ब्रश बॉर्डर्ड एपिथीलियम। तो आप यहां पर लिखोगे, आप यहां पर क्या लिखोगे? आप यहां पर लिखोगे इफ माइक्रोब्लाई, आप लिखोगे बच्चों इफ माइक्रोब्लाई प्रेजेंट, इफ माइक्रोब्लाई प्रेजेंट इन एपिथीलियम, इफ माइक्रोब्लाई प्रेजेंट इन एपिथीलियम, तो सच एपिथीलियम, उस एपिथीलियम को हम क्या कहते हैं? कॉल्ड ब्रश बॉर्डर्ड एपिथीलियम। तो ऐसी एपिथीलियम को कहा जाता है ब्रश बॉर्डर्ड एपिथीलियम। आपको याद आ रहा होगा बच्चा, आपने सुना होगा मेरे मुंह से ही, क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम या फिर कॉलमनार ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम, अभी आप इतना ही याद करोगे, टेंशन मत लो। सारे के सारे डाउट्स आपके बेटा नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट
प्लीज सॉल्व, मैं आपके कर दूंगा। बताओ आपको इतना समझ में आया, हाँ या ना? तो मैं हटूं एक बार। तो आप बच्चा यहाँ पर वीडियो को पॉज करोगे और आप क्या करोगे, इसको नोट कर लोगे, क्योंकि अब मैं आपको जो है टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू बता के जाऊंगा कि भैया सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम होता है और सिंपल कॉल्यूमनार एपिथेलियम होता है। यानी कि सिंपल एपिथेलियम के 3 टाइप्स होते हैं, स्क्वेमस, क्यूबोइडल और कॉल्यूमनार। और मैं आपको ये भी बता दूं, जो स्क्वेमस होता है ना बच्चा, इसका फ्री सरफेस कोई भी मॉडिफिकेशन शो नहीं करता। यानी कि जो आपकी माइक्रोब्लाई और सीलिया हैं वो क्यूबोइडल और कॉलुमनार पर ही आपको देखने को मिलेंगी। कहां पर देखने को मिलेंगी बेटा? माइक्रोब्लाई और सीलिया क्यूबोइडल और कॉलुमनार पर ही देखने को मिलेंगी। जैसे कि अगर माइक्रोब्लाई आपको क्यूबोइडल में देखने को मिलती है तो हम उसे बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं बेटा सिंपल क्यूबोइडल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम, या फिर सिंपल कॉलुमनार ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम, या फिर सिंपल, हम बोलेंगे सिंपल क्यूबोइडल सीलिएटेड एपिथेलियम, या फिर सिंपल कॉलुमनार सीलिएटेड एपिथेलियम। बट सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम कभी भी जो है बेटा कोई भी सरफेस मॉडिफिकेशन आपकी क्या नहीं करती, शो नहीं करती है। क्या आपके समझ में आ गया? आपने नोट भी कर लिया होगा और आपने सुन भी लिया होगा। तो अब आप जो है यहाँ पर क्या डालोगे बच्चा? टाइप्स ऑफ टिश्यूज, टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यूज, माफ करना, टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू, टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। ये जो मैंने अभी आपको बात बताई ना बच्चों, ये एक्चुअली में आपके अब नेक्स्ट यानी जो कल आपका लेक्चर आएगा उसमें आपको इस बारे में पता लगेगा। टाइप्स ऑफ सिंपल एपिथेलियम यार। अब इसको किसके बेसिस पर जो है बच्चा क्लासिफाई करा गया? टाइप्स ऑफ सिंपल एपिथेलियम, जरा देखना। तो आप यहां पर लिखोगे ऑन द बेसिस ऑफ, आप यहां पर लिखोगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल। तो ये जो स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन होती है सेल की, यानी कि उसके स्ट्रक्चर में किस किस तरीके से सिंपल, अभी आप देखोगे सिंपल एपिथेलियम की डिफरेंट डिफरेंट शेप्स, यानी कि उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, उसी के बेसिस पे तो इनको ये नाम मिले हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स, मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स, मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स। अब ये जो है आपको 3 तरह की देखने को मिलती है। एक बच्चा आपको देखने को मिलेगा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल यानी कि जब क्यूब शेप हो जाए, और जब कॉलमनार शेप हो जाए, लॉन्ग टॉल एंड सिलेंडर हो जाए, तब बेटा उसको सिंपल कॉलमनार कहते हैं। तो आप यहां पर लिखोगे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। अब बच्चा एपिथेलियम मैंने यहां पर लिख दिया, आगे नहीं लिखूंगा, यहां पर आप लिख दो सिंपल क्यूबॉइडल और फिर आ जाएगा सिंपल कॉलमनार। देखो नाम ही बता रहा है, क्यूब जैसी जो दिखती है क्यूबॉइडल, और जो कॉलम, जिस तरीके से कॉलम बेटा लॉन्ग टॉल होता है और बिल्कुल सिलेंडर शेप का होता है, ठीक उसी को तो आप कॉलमनार कहते हो, सिंपल कॉलमनार। चलो एपिथेलियम भी लिख ही देते हैं यार, इतनी भी क्या कंजूसी। एपिथेलियम, तुम तो आलसी हो बट हम नहीं हैं। देखो एपिथेलियम, तो जब मैंने टाइप्स ऑफ सिंपल एपिथेलियम की बात करी तो बच्चा 3 तरह के निकले, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। और इनका क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पर करा गया भैया? स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के बेसिस पर, कि इनकी शेप कैसी दिख रही है। क्या आपको अच्छे से समझ में आ गया? मैं हटूं एक बार, आप जो है बच्चा इसको पॉज करोगे और नोट कर लोगे, और अब मैं आपसे मिलूंगा कल के लेक्चर में, ठीक? तो चलो आओ, आपकी सबसे फेवरेट स्लाइड लेके आ जाते हैं। कल का लेक्चर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और किसी के भी मन में ऐसा डाउट है भैया ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, ये तो सिलेबस का हिस्सा ही नहीं है, तो वो बहुत बड़ा मूर्ख है और बहुत बड़ा गधा है बेटा। पेपर में एकदम से निकल के आएगा और बस आपके तोते उड़ जाएंगे। भैया सिलेबस का पार्ट है आपके, समझो ना इस बात को। फ्रॉग भी पढ़ेंगे, कॉकरोच भी पढ़ेंगे, टेंशन मतलब सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक? तो बच्चों थैंक यू सो मच, आपने लेक्चर यहाँ तक अटेंड करा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में, तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।